तो गाइस ये क्लासरूम ऑफ द इलाइट का सीजन 2 है। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग पहले जाकर सीजन 1 देखें। सीजन 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि टाचीवाना मुनाबू को टेस्ट के रिजल्ट्स के बारे में बता रही होती है और वो जैसे ही विनर का नाम लेने लगती है तब मुनाबू विनर का सही नाम गैस कर लेता है और सोचता है तो चलो अयाना कोजी देखते हैं कि तुम अगले टेस्ट को कैसे पास करते हो। और यहाँ हम देखते हैं कि टेस्ट के बाद सभी बच्चे अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होते हैं। तब हिराटा अयानो कोजी को अपने और कारुइजावा के साथ लंच पर बुलाता है, पर अयानो कोजी मना कर देता है और तब कारुइजावा के आने के बाद हिराटा उसे अयानो कोजी को भी साथ ले जाने के लिए कहता है, पर कारुइजावा उसके लिए मना कर देती है। और तब एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें सभी को एक नए टेस्ट के बारे में बताया जाता है और उन्हें शाम को अलग अलग रूम में बुलाया जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं कि अयानो कोजी, कारुइजावा, युकीमुरा और सोतोमुरा एक ही ग्रुप में होते हैं और तब टीचर उन्हें टेस्ट के बारे में समझाने लगते हैं। तब हमें यहाँ पता चलता है कि इस स्पेशल टेस्ट में 8 ग्रुप्स बनाए जाएंगे जिन सबके नाम प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग होंगे और हर ग्रुप में 14 मेंबर्स होंगे जिसमें से 4-4 मेंबर्स डी और सी क्लास के होंगे और 3-3 मेंबर्स ए और बी क्लास से होंगे। ये टेस्ट टोटल 4 दिनों का होगा जिसमें से एक दिन रेस्ट के लिए मिलेगा और 8 बजे सभी बच्चों को स्कूल की तरफ से एक मेल आएगी और उनमें से एक वीआईपी होगा जिसके बारे में बाकी लोगों को बिल्कुल नहीं पता होगा। और उसके बाद एक दिन में एक ग्रुप 2 बार डिस्कशन कर सकता है जिसमें से सारे स्टूडेंट्स मिलकर वीआईपी की आइडेंटिटी को ढूंढने की कोशिश करेंगे और लास्ट के 30 मिनट के डिस्कशन के बाद स्टूडेंट्स को अपने आंसर के साथ स्कूल को एक मेल भेजनी होगी, पर वीआईपी कोई मेल नहीं भेज सकता। और तब हमें उस एग्जाम को कंप्लीट करने के अलग अलग सिनेरियोस बताए जाते हैं जिसमें कि फर्स्ट केस में अगर वीआईपी और उनके क्लास के मेंबर्स को छोड़कर बाकी ग्रुप के सभी मेंबर्स वीआईपी का सही नाम गैस कर लेते हैं तो उस ग्रुप के सारे मेंबर्स को 5 लाख प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे और इसके साथ साथ वीआईपी को टोटल 10 लाख पॉइंट्स मिलेंगे। और अब केस नंबर 2 पर अगर वीआईपी और उनके क्लास वालों को छोड़कर बाकी ग्रुप के एक मेंबर ने भी वीआईपी का नाम गलत गैस किया तो सिर्फ वीआईपी को ही 5 लाख पॉइंट्स मिलेंगे। और अब केस 3 अगर वीआईपी और उनकी क्लास के मेंबर्स के अलावा ग्रुप का कोई भी एक मेंबर सही वीआईपी गैस करके स्कूल को मेल कर देता है तो उसकी क्लास को 50 क्लास पॉइंट्स मिलेंगे और उस अकेले मेंबर को 5 लाख प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे और टेस्ट वहीं खत्म हो जाएगा। पर अगर वीआईपी की सेम क्लास का मेंबर ही उसका नाम सेंड कर देता है तो उसे इनवैलिड माना जाएगा और टेस्ट वैसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। और अब लास्ट केस 4 जिसके अकॉर्डिंग अगर वीआईपी के अलावा ग्रुप का कोई और मेंबर वीआईपी का गलत नेम गैस करके स्कूल को भेज देता है तब उसकी क्लास में से 50 क्लास पॉइंट्स कम कर दिए जाएंगे और वीआईपी को 5 लाख प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे और साथ ही साथ उसकी क्लास को 50 क्लास पॉइंट्स मिलेंगे और उसके बाद वो टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर वीआईपी की क्लास में से कोई गलत आंसर देता है तो उनके आंसर को इनवैलिड माना जाएगा। और तब हम यहाँ देखते हैं कि अयानो कोजी के ग्रुप का नाम मार्स होता है। तब टीचर उन्हें बताते हैं इस टेस्ट में किसी के भी बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा, सिर्फ ग्रुप के रिजल्ट्स और क्लास के पॉइंट्स बताए जाएंगे और वीआईपी की आइडेंटिटी भी सीक्रेट रखी जाएगी। तब थोड़ी देर बाद अयानो कोजी वापस जाते हुए सोचता है इस टेस्ट के 4 रिजल्ट्स निकल सकते हैं जिसमें कि सबसे पहला है कि पूरा ग्रुप इंफॉर्मेशन शेयर करके वीआईपी का सही नाम दे और जीत जाए। दूसरा है कि कोई भी एक मेंबर गलत गैस करे और वीआईपी जीत जाए। तीसरा है कोई वीआईपी का नाम पता लगा के गद्दारी कर दे और चौथा है कोई गद्दार वीआईपी का गलत नाम गैस करे। तो इसका मतलब ये लोग इस टेस्ट में हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को टेस्ट करना चाहते हैं। ये कितना बोरिंग है। और तब अगले दिन सुजुने और अयाना कोजी साथ बैठे होते हैं और तभी उन्हें मेल आ जाती है। तब वो एक दूसरे को बताते हैं कि वो वीआईपी नहीं है और तब हम देखते हैं कि वहाँ रुएन भी आ जाता है और सुजुने से उस आइलैंड पर जीतने का राज पूछता है। तब सुजुने उसे ये बताने से मना कर देती है। तब रुएन कहता है अगर तुम्हें पता है कि उस टेस्ट को कैसे जीतना है तो उस टेस्ट को जीतना इतना भी मुश्किल नहीं था, पर बहुत कम लोग हैं जो उस कंडीशन में इतना दिमाग लगा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी क्लास के जीतने में तुम्हारा कोई हाथ है। तो अब मैं ये पता लगा कर रहूंगा कि आखिरकार इसके पीछे है कौन। आखिरकार तुम क्लास डी के पीछे क्यों पड़े हो? क्लास बी की इचिनोसे और क्लास ए के कात्सुरागी क्या कर सकते हैं इसके बारे में मुझे पहले से पता है, तो इसीलिए वो मेरे लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है। पर क्लास डी के बारे में अभी मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और वहाँ से चला जाता है। और तब यहाँ टेस्ट का फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है और इचिनोसे ग्रुप मार्स की डिस्कशन को स्टार्ट करने के लिए कहती है जहाँ वो सबको अपना नाम शेयर करने के लिए कहती है और अपने आप को एक मॉडरेटर के तौर पर इंट्रोड्यूस करती है। तब वो फर्स्ट केस को इस्टेब्लिश करने के लिए कहती है जिसमें सबको इक्वल पॉइंट्स मिलने हैं और हम देखते हैं कि क्लास बी और डी इस बात के लिए मान जाती है, पर क्लास ए उस डिस्कशन में पार्ट लेने से मना कर देती है। तो हामाकुची कहता है अगर क्लास ए डिस्कशन से मना कर देगी तो इसका मतलब वीआईपी सारे पॉइंट्स ले जाएगा। तब माचिता कहता है अगर हम डिस्कशन
डिस्कशन करेंगे तो डिस्कशन का एक वर्स्ट सिनेरियो भी हो सकता है, जिससे कोई भी पर्सन वीआईपी का गलत नाम गैस करके टेस्ट को खत्म कर सकता है। डिस्कशन से पीछे हटना तो बहुत अच्छी सोच है, पर अगर हम वीआईपी की आइडेंटिटी पता नहीं लगाएंगे तो क्लासेस के बीच के पॉइंट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, और अगर एक क्लास में ज्यादा वीआईपीज हुए तो उस क्लास को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तब आयानो कोजी सोचता है हामागुची का पॉइंट बिल्कुल सही है, पर कात्सुरागी ने पहले से ही इसका जवाब ढूंढ रखा है, जो कि है इम्पार्शियलिटी। तब माशिता कहता है एक क्लास में ज्यादा वीआईपी नहीं हो सकते, क्योंकि स्कूल पार्शियलिटीज नहीं करता है, और हमें ये बात पिछले टेस्ट से पता लगती है। तब इचिनो से कहती है कि तुम्हारे प्लान से सिर्फ तुम्हारी क्लास को ही फायदा होगा, क्योंकि फाइनल क्लास रैंकिंग में कुछ भी चेंज नहीं होगा, और तुम्हारी क्लास तो पहले से ही आगे है, पर तुम्हारे प्लान में भी तो तुम्हारी क्लास को ही फायदा होगा ना। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इस ग्रुप में क्लास सी और क्लास डी के ज्यादा मेंबर्स हैं, तो इसीलिए उन्हें ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। पर हम देखते हैं कि इतनी सारी डिस्कशन होने के बाद भी क्लास ए अपनी बात पर अड़ी होती है और उस डिस्कशन से बाहर हो जाती है। और तभी यहाँ आयानो कोजी देखता है क्लास सी की कुछ लड़कियां कारुइजावा की फोटो खींच रही होती है, क्योंकि उन्हें शक होता है कि उसी ने उनकी क्लास की एक लड़की को तंग किया है। पर हम देखते हैं कि कारुइजावा उन्हें मना कर रही होती है। तब माचिदा वहाँ आकर कारुइजावा को बचा लेता है, और हम देखते हैं कि मार्स ग्रुप की अगली डिस्कशन में भी कुछ पता नहीं चलता है। और तब यहाँ रात को कारुइजावा बाथरूम में रो रही होती है, और अगले दिन हिराटा आयानो कोजी और युकीमिरा को कुशिदा के वीआईपी होने के बारे में बताता है। और यहाँ कुएंजी इस टेस्ट से बोर हो चुका होता है और वीआईपी का नाम बताकर अपने ग्रुप के टेस्ट को खत्म कर देता है। और तब यहाँ रात को आयानो कोजी और सुजुने आपस में मिलते हैं, जहाँ आयानो कोजी उसे कारुइजावा के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। तब सुजुने कहती है क्या तुम इसीलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो वीआईपी है? तब आयानो कोजी कहता है मुझे कारुइजावा के बारे में कुछ नहीं पता है, तो जिस वजह से मैं ये नहीं बता सकता कि वो वीआईपी है या नहीं, पर वो जिस तरह से एक्टिंग कर रही है वो नॉर्मल नहीं है। तब सुजुने कहती है वो हमेशा से ऐसे ही करती है, तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तब आयानो कोजी कहता है लोग सबसे पहले लोगों को उनके अपीयरेंस के बेसिस पर जज करते हैं और उसके बाद उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उन्हें समझते हैं, पर कुछ लोग मेरी ही तरह सबको धोखा देते हैं। कारुइजावा बिल्कुल तुम्हारी तरह है, उसे पहले देखकर लगता है कि वो सेल्फ सेंटर्ड और अनकोऑपरेटिव पर्सन है, पर वो फिर भी क्लास डी में बहुत ही ज्यादा फेमस है। तब सुजुने कहती है तो फिर इसका मतलब वो हमेशा हर चीज का इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार रहती होगी। तब आयानो कोजी कहता है अगर ऐसी बात है तो वो डिस्कशन में इतना चुप क्यों रह रही है? तब सुजुने कहती है तो फिर तुम आगे क्या करने वाले हो? आयानो कोजी कहता है अभी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, और सोचता है क्लास डी को अगर आगे बढ़ना है तो उन्हें यूनिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है, और अगर कारुइजावा इस चीज को करने में मेरी मदद कर सकती है तो मुझे उस पर नजर रखनी होगी। और तब रुएन सुजुने से मिलने आ जाता है और उसे कहता है मैं बहुत जल्दी ही सारे वीआईपीज को ढूंढने वाला हूँ। तब सुजुने उसकी बात पर विश्वास नहीं करती है। तब आयानो कोजी सोचता है इसे शायद वीआईपीज के नाम पता चल जाए, क्योंकि स्कूल अपने हर एक टेस्ट को एक लॉजिक के अकॉर्डिंग जनरेट करता है, तो इसीलिए अगर आपको वो लॉजिक पता चल जाए तो आप उस टेस्ट में जीत हासिल कर सकते हैं। और रुएन को इसी बात का एहसास हो गया है। तब रुएन कहता है मुझे जैसे ही अपने क्लास के वीआईपीज के बारे में पता चल जाएगा वैसे ही मैं इस टेस्ट को पूरी तरह से चेंज कर दूंगा। तब सुजुने कहती है पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तुम्हें धोखा दे दे। तो रुएन कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने उनके फोन पहले से ही छीन रखे हैं, तो इसीलिए अब मुझे बस उनकी मेल चेक करनी होगी। तब सुजुने कहती है पर ये तो रूल के खिलाफ है, और अगर बाहर किसी को पता चल गया तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तब रुएन कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, और सुजुने मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ, अगर हम सारे क्लास बी सी डी जुड़ जाएं और अपनी वीआईपीज की इंफॉर्मेशन को शेयर कर दें तो हम इस टेस्ट के लॉजिक को ढूंढ पाएंगे, और तब हम मिलकर क्लास ए को हरा देंगे। पर तब सुजुने उस ऑफर को मना कर देती है। और तब यहाँ कारुइजावा सोच रही होती है मैं तो फिर से वैसे ही हो गई हूँ जैसे कि मैं पहले थी, मुझे ना ही किसी से मिलना है और ना ही किसी को दोस्त बनाना है, मुझे बस अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं एक पैरासाइट हूँ जिसे जीने के लिए हमेशा किसी न किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। और तब हम यहाँ देखते हैं कि क्लास बी सी और डी के टीचर्स एक साथ मजे कर रहे होते हैं। तब क्लास डी की टीचर जाए क्लास बी की टीचर ची से कहती है वैसे तो सारे क्लास रिप्रेजेंटेटिव को अर्थ ग्रुप में डाला गया है, पर इचिनोसे को आयानो कोजी के ग्रुप में क्यों डाला गया है? क्या तुम ये सब कुछ हमारे पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से कर रही हो? तब ची कहती है ये तो 10 साल पहले की बात है, तुम अभी भी उसमें अटकी हुई हो। ये सच है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम आयानो कोजी में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो, पर इचिनोसे को मैंने उस ग्रुप में नहीं भेजा है, और मैं तो ये बिल्कुल नहीं जानना चाहती कि आखिरकार वो कैसे उस आइलैंड टेस्ट में लीडर बना। तब आयानो कोजी देखता है कि कारुइजावा हिराटा से उसे क्लास सी की लड़कियों से प्रोटेक्ट करने के लिए कह रही होती है। तब हिराटा कहता है मैं तुम्हारा
तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं इस चक्कर में किसी को हर्ट नहीं करूंगा। तब कारुइजावा कहती है तुम एक झूठे हो, क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तब हिराटा कहता है आखिरकार तुम झूठा किसे कह रही हो, मैं तो तुम्हें हमेशा से बचाता आ रहा हूँ। हम चाहे दुनिया के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, पर ये सच नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हें बचा तो सकता हूँ, पर तुम्हारे गलत बिहेवियर पर तुम्हारी साइड नहीं ले सकता। और ये सुनते ही कारुइजावा नाराज हो जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तब हिराटा देखता है कि अयानो कोजी ने सारी बात सुन ली होती है। तब हिराटा को पता चलता है कि अयानो कोजी को उसके बिहेवियर के कारण इस बारे में पहले से ही पता था। और तब अयानो कोजी कहता है अगर उसे इस रिलेशन की जरूरत है और वो जिस तरह से एक्ट करती है उस हिसाब से पता चलता है कि वो एक पैरासाइट है, तो इसका मतलब वो खुद को बस बचाना चाहती है। तब हिराटा अयानो कोजी की इंटेलिजेंस को देखकर हैरान हो जाता है, पर अयानो कोजी सुजुने का नाम लेकर सारा क्रेडिट उसे दे देता है। तब अयानो कोजी कहता है पर आखिरकार वो बचना किससे चाहती थी। तब हिराटा कहता है वो हर चीज से बचना चाहती है, चाहे उसके चेहरे से पता ना लगता हो, पर वो 9 सालों से बुली होती आई है। और तब हम देखते हैं कि मार्स ग्रुप की 3rd और 4th डिस्कशन में इचिनोसे के बार बार कोशिश करने पर भी कुछ भी डिसाइड नहीं होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि मार्स ग्रुप की 4th डिस्कशन के बाद क्लास सी की लड़कियां कारुइजावा का पीछा करने लगती है और तब युकीमिरा को उन पर शक होता है। तब वो और अयानो कोजी उनके पीछे जाने लगते हैं और तब यहाँ क्लास सी की लड़कियां कारुइजावा को पकड़ लेती है और उसके ऊपर अपनी क्लास की एक लड़की को तंग करने का इल्जाम लगाने लगती है। पर हम देखते हैं कि कारुइजावा उस इल्जाम को मान नहीं रही होती, पर उनके फोर्स करने के बाद कारुइजावा उस बात को मान जाती है और उनसे माफी मांगने लगती है। और तब क्लास सी की लड़कियां उसे बुली करके उसकी फोटो खींचने लगती हैं। और तब युकीमुरा जैसे ही कारुइजावा को बचाने जाने लगता है अयानो कोजी उसे रोक देता है। पर हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद युकीमुरा से रहा नहीं जाता और वो कारुइजावा को बचाने आगे चला जाता है। और तब क्लास सी की लड़कियां भी वहाँ से चली जाती है और कारुइजावा युकीमुरा को डांट कर वहाँ से चली जाती है। तब अयानो कोजी सोचता है लगता है मुझे ट्राई करना चाहिए। और तब हमें पता चलता है कि एक और ग्रुप का टेस्ट खत्म हो चुका है। तब अयानो कोजी सोचता है रुएन वीआईपी सिलेक्शन के पीछे का लॉजिक पता कर रहा है, तो जिसका मतलब अब मुझे भी अपनी चालें चलनी होगी। और तब वो क्लास सी की लड़की मनाबी शिहो को मैसेज सेंड करता है और यहाँ कारुइजावा हिराटा के मैसेज को देखकर शिप के बेसमेंट में आई होती है, जहाँ मनाबे और उसकी सारी दोस्त भी आ जाती है। तब मनाबे कहती है चलो अभी इसे तंग किया जाए और इससे रिका के सामने इसकी गलती की माफी मंगवाई जाए। तब वो लड़कियां कारुइजावा को रोने के लिए कहती है। तब मनाबे कहती है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें तो पहले भी बुली किया गया होगा, जिसे सुनकर कारुइजावा बुरी तरह से डरने लगती है और उसे देखकर सारी लड़कियां उस पर हंसने लगती है। और जैसे ही कारुइजावा वहाँ से भागने की कोशिश करती है वैसे ही मनाबे उसे पकड़कर एक चांटा लगाती है और रिका को भी उसे मारने के लिए कहती है। तब हम देखते हैं कि रिका पहले तो बहुत झिझक रही होती है और जैसे ही वो उसे मारना शुरू करती है उसे इसमें मजा आने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं कि अयानो कोजी ये सब कुछ चुपचाप देख रहा होता है और सोचता है मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कुछ सर्कमस्टांसिस इंसान की नेचुरल क्रुएलिटी को बढ़ा सकती है। तुमने तो सचमुच कमाल ही कर दिया मनाबे, मैंने तो बस तुम्हारे लिए ये सीन अरेंज करवाया था, पर अब तुम इसकी हिम्मत को तोड़कर मेरी और भी ज्यादा मदद कर रही हो। और तब उन लड़कियों के जाने के बाद अयानो कोजी उससे मिलने आता है। तब कारुइजावा को पता चलता है कि अयानो कोजी उसे तब से देख रहा था और वो जैसे ही हिराटा को फोन करने लगती है अयानो कोजी उसे मना कर देता है और कहता है मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें हमेशा से बुली किया गया है और मैं तुम्हारा सच सबके सामने भी ला सकता हूँ। और तब वो कारुइजावा को बुली करने लगता है। तब कारुइजावा कहती है तुम मुझे बुली नहीं कर रहे हो, तुम तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, पर फिर भी देखो तुम कुछ भी करने से मना नहीं कर रही हो। जब लोग बुरी से बुरी सिचुएशन में बार बार फंसते हैं तब उन्हें उस चीज की आदत पड़ जाती है और वो समझ जाते हैं कि उस मामले में वो कुछ नहीं कर सकते। कारुइजावा इस दुनिया में बहुत तरह की निराशाएं हैं और तुम सच में बहुत ज्यादा निराशा में हो। जिनके दिलों में डार्कनेस होती है वो अपने साथ साथ बाकियों को भी डुबा लेते हैं और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो वीक लोगों पर हावी पड़ जाते हैं। तुम जितनी डार्कनेस जानती हो ये दुनिया उससे भी कहीं ज्यादा डार्कनेस से भरी हुई है। तो इसीलिए मैं आज तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जिस तरह हिराटा और माचिदा तुम्हें बचा रहे थे मैं उससे कहीं ज्यादा अच्छे से तुम्हें बचाऊंगा। और तब वो कारुइजावा को क्लास सी की लड़कियों की उसे बुली करने वाली वीडियो दिखाता है। आगे वो कहता है कि अगर वो लड़कियां फिर से तुम्हें बुली करेंगी तो तुम ये धमकी दे देना कि तुम इस वीडियो को लीक कर दोगी, तो मेरे साथ मिल जाओ। और अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसमें मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्लास डी अपनी करंट स्टेट में आगे नहीं बढ़ सकती है, पर अगर तुम क्लास की सारी लड़कियों को इकट्ठा करोगी तो हमारी क्लास के पास वो यूनिटी आ जाएगी जो कि हमारे पास अभी नहीं है। और सोचता है यही वो काम है जो सुजुने कभी नहीं कर सकती है। तब कारुइजावा उससे पूछती है कि आखिरकार तुम हो कौन? मैं तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलूंगा और तुम मेरे इंटरेस्ट
टेस्ट के अकॉर्डिंग तो तुम ऐसा रिलेशन चाहती हो ना। और तब कारुइजावा इस डील को मान जाती है और तब वो कारुइजावा को कुछ करने के लिए कहता है और यहाँ वो अपनी क्लास टीचर से पॉइंट्स के बदले कुछ खरीदता है। और तब हम यहाँ देखते हैं कि ग्रुप मार्स की फाइनल डिस्कशन से पहले इचिनोसे और अयानो कोजी क्लास ए तक पहुँचने के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और तब डिस्कशन स्टार्ट होने के बाद हामागुची सबको अपने अपने सेल फोन दिखाने के लिए कहता है ताकि सबको पता चल सके कि आखिरकार वीआईपी कौन है। तो माचिदा कहता है इसमें तो बहुत ज्यादा रिस्क है क्योंकि अगर सभी को वीआईपी का नाम पता चल जाएगा तो कोई ना कोई जरूर होगा जो हमें धोखा दे देगा। मुझे पता है पर इस टाइम हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें अगर जीतना है तो हमें ये करना ही होगा। और तब हम देखते हैं कि एक एक करके सभी लोग अपने सेलफोन्स दिखा देते हैं और तब सभी को पता चलता है कि युकिमिरा ही वीआईपी होता है। तब हामागुची सबसे प्रॉमिस लेता है कि कोई भी वीआईपी को एक्सपोज नहीं करेगा। तब सभी लोग इस बात के लिए मान जाते हैं। तब अयानो कोजी सोचता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि कोई ना कोई हमें धोखा जरूर देगा और मेरे ट्रैप में फंस जाएगा क्योंकि असल में मैं वीआईपी हूँ और मैंने और युकिमुरा ने अपने फोन्स एक्सचेंज किए हैं। तब हम देखते हैं कि इचिनोसे अयानो कोजी को फोन करती है। तब सभी को पता लग जाता है कि युकिमुरा के पास जो फोन है वो अयानो कोजी का है और असल में अयानो कोजी ही वीआईपी है। तब सभी लोग डी क्लास को झूठा कहने लगते हैं और हम देखते हैं कि डिस्कशन एंड होने की अनाउंसमेंट हो जाती है। और तब हमें पता चलता है कि असल में वीआईपी कारुइजावा होती है और अयानो कोजी ने उससे अपने फोन को स्वैप किया होता है। पर क्योंकि स्कूल की पॉलिसी के हिसाब से वो अपने फोन का सिम चेंज नहीं कर सकते हैं तो अयानो कोजी अपनी पॉइंट्स की मदद से टीचर से इसी बात का एक्सेस लेने गया होता है जिससे वो सभी लोगों को धोखे में रख सके। और हम देखते हैं कि इसी वजह से वो सबको ये विश्वास दिला पाता है कि वही वीआईपी है। तब हम यहाँ देखते हैं कि इचिनो से सारी बातें सुन लेती है और वो कहती है तो इसका मतलब मैं सही थी और इस टाइम पक्का कोई ना कोई तुम्हारे ट्रैप में फंस रहा होगा। तो तुमने मेरे फोन पर फोन इसलिए किया था क्योंकि बी क्लास भी यही स्ट्रेटेजी अपना रही थी। तब इचिनो से हाँ कहती है। तब अयानो कोजी कहता है पर आखिरकार तुमने सबके सामने हमारा राज क्यों नहीं खोला? मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर क्लास ए और सी में से कोई भी गलत जवाब देगा तो अल्टीमेटली हमारी क्लास को ही प्रॉफिट होगा। तो क्या ये सारा प्लान भी सुजुने ने बनाया था? तब अयानो कोजी हाँ कहता है। और तब हम देखते हैं कि टेस्ट रिजल्ट्स आ जाते हैं जहाँ क्लास ए के 200 पॉइंट्स कम हुए होते हैं, क्लास बी के पॉइंट्स में कोई चेंज नहीं आता, क्लास सी को 100 पॉइंट्स मिले होते हैं और क्लास डी को 50 क्लास पॉइंट्स मिले होते हैं जिस हिसाब से क्लास सी जीत चुकी होती है। तब रुएन वहाँ आकर कहता है देखो सुजुने अब तुम्हें पता लग गया होगा कि मुझे पहले से ही वीआईपी के बारे में पता था पर हमारे ग्रुप में कोई गद्दार नहीं था जिसका मतलब तुम्हें हमारे ग्रुप के वीआईपी के बारे में नहीं पता था। तुम्हारे ग्रुप की वीआईपी कुशीदा थी और ये बात मुझे टेस्ट के दूसरे दिन ही पता चल गई थी जिसे सुनकर सुजुने शॉक हो जाती है। तब रुएन कहता है तो तुम्हें सच में कुछ समझ नहीं आया सुजुने, अब मेरा अगला टारगेट तुम होगी, देखना तुम्हें सेकंड टर्म में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तब अयानो कोजी सोचता है लगता है क्लास डी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। और यहाँ हम देखते हैं कि स्कूल में वापस आ जाने के बाद अयानो कोजी, सुजुने, कारुइजावा और हिराटा इकट्ठे बैठे होते हैं और तब हिराटा कारुइजावा को पिछले टेस्ट का लॉजिक समझाता है जिसमें हमें पता चलता है कि वीआईपी की सिलेक्शन के लिए स्कूल ने एक लॉजिक को बनाया था जिसके अकॉर्डिंग मार्स प्लेनेट सोलर सिस्टम में फोर्थ पोजीशन पर आता है और अगर हम उस ग्रुप के सभी मेंबर्स के नामों को अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो आगे से फोर्थ पोजीशन पर कारुइजावा का नाम आता है जिसके हिसाब से मार्स ग्रुप की वीआईपी कारुइजावा होगी। तब कारुइजावा कहती है पर ये तो बहुत सिंपल लॉजिक है। तब हिराटा कहता है ये सिंपल तो है पर अगर आपको 2-3 ग्रुप्स के वीआईपीज के नाम ना पता हो तो आप इस पैटर्न को नहीं पहचान सकते। पर रुए ने इस पैटर्न को फाइंड आउट करके बहुत बढ़िया काम किया है पर फिर भी उसके क्लास में कोई ऐसा है जिसे उसका रूल करना पसंद नहीं। और तब क्लास डी की टीचर उन सभी को आने वाले स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में बताती है जिसके अकॉर्डिंग इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भी उन्हें पॉइंट्स दिए जाएंगे और इस बार पूरा स्कूल भी रेड और व्हाइट टीम में कम्पीट करेगा जिसमें कि क्लास बी और क्लास ए रेड टीम में होंगी और इसमें दोनों क्लासेस के सारे ईयर्स के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होंगे। और तब हमें स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में जानकारी दी जाती है जिसमें इवेंट्स को 2 तरह में बांटा गया होता है, एक तो वो जिसे की सारी क्लासेस को करना कंपलसरी है और दूसरा ऑप्शनल है। पर ऑप्शनल के पॉइंट्स कंपलसरी वाले इवेंट से ज्यादा है और इसमें जो भी मेंबर्स अगर पहली 3 पोजीशंस हासिल करते हैं तो उन्हें बोनस पॉइंट्स दिए जाएंगे तो कि वो अपने अगले रिटर्न एग्जाम में ऐड कर सकते हैं। पर जो सबसे लास्ट के 10 प्लेयर्स होंगे उनके नेक्स्ट रिटर्न एग्जाम में 10 पॉइंट्स कम हो जाएंगे। और इसमें टोटल 13 इवेंट्स हैं जिसमें कि 9 कंपलसरी इवेंट्स हैं और 4 वॉलंटरी इवेंट्स हैं। तब यहाँ टीचर कहती है कि ये सारे इवेंट्स आपके स्टेमिना और एथलेटिक एबिलिटी पर डिपेंड करती है तो इसीलिए आपको उस हिसाब से सोचना चाहिए कि आपको किस में पार्टिसिपेट करना चाहिए और किस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए और इसमें एक स्टूडेंट कितने भी इवेंट्स में पार्ट ले सकता है। अब इसके बाद मुझे सभी पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट बनाकर दे
देना। तब थोड़ी देर बाद सुजू ने अयानो कोजी से कहती है, ये स्पोर्ट्स इवेंट भी मुझे पुराने स्पेशल टेस्ट की तरह ही लग रहा है, क्योंकि इसमें भी पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर तरीके से ही हो रही है। तब अयानो कोजी कहता है, तुमने सही कहा, ये पेपर तो बिल्कुल अलग लगते हैं, पर जब इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम रिटर्न एग्जाम में पॉइंट्स के जरिए कुछ खरीद कर कुछ लूप होल्स निकाल सकते हैं, पर ये टेस्ट हमारी स्टेमिना और एथलेटिक एबिलिटी पर डिपेंड करता है, जिसके लिए हमें बहुत तगड़ी प्रिपरेशन करनी होगी। तब सुजू ने कहती है कि मैं भी प्रिपरेशन की ही बात कर रही हूँ। तब अयानो कोजी कहता है, तुम इसमें भी लूप होल्स ढूंढ रही हो, जैसे कि कोई एब्सेंट हो जाए या फिर कोई इवेंट छोड़कर चला जाए। तो सुजू ने कहती है, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमें इसे नॉर्मल मेथड से ही कंप्लीट करना होगा? तब अयानो कोजी कहता है, अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसे कैसे करना चाहती हो। और तब यहाँ क्लास में स्पोर्ट्स इवेंट की डिस्कशन चल रही होती है, जहाँ सूडो सारे वॉलंटरी इवेंट्स में पार्ट लेने की बात करता है, और हम देखते हैं कि सभी लोग इस बात के लिए मान जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि हिराटा ने इन वॉलंटरी इवेंट्स को जीतने के लिए 2 मेथड प्रिपेयर किए होते हैं, जिसमें से पहला है स्किल मेथड, जिसके अकॉर्डिंग स्किल्ड पर्सन को प्रायोरिटी दी जाएगी, और दूसरा है वॉलंटरी मेथड, जिसके अकॉर्डिंग पर्सन के हिसाब से उसे इवेंट चुनने की पूरी आजादी दी जाएगी। तो हिराटा कहता है, तो अगर किसी को स्किल्ड मेथड में कोई दिक्कत नहीं है तो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं ना? तब सुजुने कहती है कि मैं मानती हूँ कि स्किल्ड मेथड बहुत अच्छा है, पर हम इससे गारंटी नहीं दे सकते कि हम इसे यूज करके दूसरी क्लासेस को हरा सकते हैं या नहीं। जैसे कि हमें पता ही है कि वॉलंटरी इवेंट्स में हमें अपने सबसे स्किल्ड पर्सन यूज करने हैं, पर अगर हम ध्यान से कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हम कंपल्सरी इवेंट्स में भी अपना फुल पोटेंशियल यूज कर पाएंगे। जैसे कि हम 2 तेज रेसर्स को इकट्ठे ना दौड़ाकर एक तेज और एक स्लो रेसर को इकट्ठा दौड़ाएं, जिससे कि हमारे जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तब शिनोहारा इस प्लान को अपोज करने लगती है और कहती है, अगर ऐसा हुआ तो नॉन एथलेटिक पर्सन को फर्स्ट 3 पोजीशन में आने का चांस तो मिलेगा ही नहीं, जिसकी वजह से उन्हें नेक्स्ट एग्जाम में कोई बोनस नहीं मिलेगा। तब सुजुने कहती है कि तुम्हें इस टाइम पूरी क्लास के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि क्लास के जीतने से ही हमें आगे जाकर फायदा हो सकता है, पर अगर तुम पढ़ाई में मेहनत करोगी तो तुम्हें तो बोनस पॉइंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वैसे भी बोनस पॉइंट्स फर्स्ट 3 पोजीशन पर आने वाले बच्चों को ही मिलेंगे। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स है जिसमें तुम फर्स्ट 3 पोजीशन में आ सकती हो? और तब हम देखते हैं कि शिनोहारा इस पॉइंट पर बहस नहीं कर पाती। तब हम देखते हैं कि अयानो कोजी के कहने पर कारुइजावा उस प्लान को भी अपोज करने लगती है, और वो कुशिदा से भी इस बारे में पूछती है। तब कुशिदा दोनों प्लान्स को जोड़ने का आइडिया देती है। तब सुजुने कहती है कि मैंने इसके बारे में भी सोच रखा है, जिसमें वो स्टूडेंट्स जिन्हें टेस्ट पॉइंट्स नहीं चाहिए वो टॉप पोजीशंस पर आएंगे, और फिर वो नीचे आने वाले स्टूडेंट्स को प्राइवेट पॉइंट्स को एवरेज आउट करके बांट देंगे। पर हम देखते हैं कि कारुइजावा फिर भी नहीं मानती है। तब हिराटा इस बात के लिए वोटिंग करने के लिए कहता है, और हम देखते हैं कि सुजू ने वोटिंग में जीत जाती है। और हम देखते हैं कि अयानो कोजी दोनों के बारी में ही हाथ नहीं खड़ा करता है। और तब थोड़ी देर बाद कारुइजावा अयानो कोजी से उसके ये सब कुछ करने का रीजन पूछती है, पर अयानो कोजी उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। तब कारुइजावा कहती है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो? तब अयानो कोजी कहता है, मैं क्लास डी को इस काबिल बनाना चाहता हूँ कि वो क्लास ए तक पहुँच सके। तब कारुइजावा कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमसे अच्छे हो? तब अयानो कोजी कहता है, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हें ये बस करके ही दिखाऊंगा ताकि तुम मुझ पर विश्वास कर सको। और हाँ, याद रखना, स्पोर्ट्स इवेंट्स के दौरान कोई एक हमारी क्लास में से गद्दार निकलेगा और वो हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स की इंफॉर्मेशन दूसरी क्लास को दे देगा। जिसे सुनकर कारुइजावा शॉक हो जाती है और अयानो कोजी उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। और अब यहाँ अगले दिन सभी लोग अपनी आर्म स्ट्रेंथ चेक कर रहे होते हैं, जहाँ सूडो की आर्म स्ट्रेंथ 82.4 निकलती है। तब वो अयानो कोजी को उसे ट्राई करने के लिए कहता है। तब अयानो कोजी सूडो से एवरेज आर्म स्ट्रेंथ के बारे में पूछता है। तब सूडो 60 कहता है। तब अयानो कोजी कहता है कि ग्रिप स्ट्रेंथ आपके बाजुओं की मोटाई पर डिपेंड नहीं करती है। इस स्ट्रेंथ के लिए फोरआर्म्स की 2 मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि है ब्रेचियो एडिलियस और दूसरी है फ्लेक्सर स्कार्पे रेडिलियस। और अगर हम इन दोनों मसल्स को ट्रेन करेंगे तो हमारी ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। और तब हम देखते हैं कि अयानो कोजी अपनी वो 2 मसल्स को यूज करके अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ को 60 तक पहुंचा देता है, जिससे हिराटा शॉक हो जाता है और उसे बताता है कि एवरेज ग्रिप स्ट्रेंथ तो 45 होती है, और इस हिसाब से तो तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। और तभी सभी पार्टिसिपेंट्स के इवेंट्स के अकॉर्डिंग नाम लिख लिए जाते हैं और किसी भी स्टूडेंट्स को उस लिस्ट की फोटो खींचने से मना किया जाता है। और तब हम देखते हैं कि सुजू ने कियोनो के साथ 3 लेग रेस दौड़ने की प्रैक्टिस कर रही होती है, पर तब कियानो उसे थोड़ा स्लो भागने के लिए कहती है। तब सुजू ने कहती है कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, तो इसीलिए तुम्हें मेरे रिदम के अकॉर्डिंग चलने
की प्रैक्टिस करनी चाहिए और स्लो भागने से मना कर देती है। और तब अयानो कोजी जैसे ही उसे ये बात समझाने के लिए जाता है, सुजुने उसकी कोई बात नहीं मानती है। तब अयानो कोजी कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारे साथ कोई भी दौड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। तब सुजुने कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर कोई मेरी स्पीड जितना नहीं दौड़ सकता तो मुझे उसके साथ भागना भी नहीं है। और तब अयानो कोजी सुजुने को अपने साथ भागने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं कि सुजुने अयानो कोजी की स्पीड को टक्कर नहीं दे पा रही होती, जिससे वो बहुत ज्यादा थक जाती है। और तब अयानो कोजी उसे अपने पार्टनर की तरफ ध्यान देने की बात करता है और सुजुने भी उसकी बात को मान जाती है। तब अयानो कोजी कहता है क्या तुम इसके बाद मेरे साथ कहीं चलोगी, क्योंकि मेरे और तुम्हारे अलावा एक और पर्सन है जो कि व्हाइट टीम की जीत को इफेक्ट कर सकता है, और वो पर्सन कुशीदा है, क्योंकि वो कुशीदा ही है जिसने अर्थ ग्रुप को धोखा दिया था। उस टेस्ट में वीआईपी का पता लगाना नामुमकिन था, और मुझे भी पूरा यकीन है कि तुमने और हिराटा दोनों ने ही वीआईपी का नाम किसी को नहीं बताया होगा, तो शायद कुशीदा ने ही प्राइवेट पॉइंट्स को पाने के लिए ये काम किया होगा। क्या सच में कुशीदा कुछ प्राइवेट पॉइंट्स के लिए अपनी क्लास को बेच सकती है? अब ये तो सिर्फ उसे ही पता है। तो क्या तुम इसीलिए हम दोनों को लेकर कहीं जाना चाहते हो? ऐसा लगता है कि तुम्हारे और कुशीदा में कोई पुराना रिश्ता है, और वैसे भी अगर किसी क्लास में कोई गद्दार होता है तो वो कभी नहीं जीत सकते। तो अगर तुम्हें क्लास को लीड करना है तो तुम्हें इसके बारे में सोचना होगा। तब हम देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद सुजुने, अयानो कोजी और कुशीदा एक साथ बैठे होते हैं। तब सुजुने सीधा उससे उसके गद्दार होने के बारे में पूछने लगती है, पर कुशीदा मना कर देती है। और तब स्पोर्ट्स फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है और यहाँ सूडो सबको जीतने के लिए मोटिवेट कर रहा होता है। तब कारुइजावा कहती है कि ये तो एक बच्चे की तरह एक्ट कर रहा है जो कि अपनी क्रश सुजुने के सामने नंबर बनाना चाहता है। और तब यहाँ साक्या नागी ये सब कुछ देख रही होती है और अयानो कोजी को देखकर मुस्कुराने लगती है। और तब हम यहाँ देखते हैं कि टीम रेड पहले कंपटीशन में ही एक लीड हासिल कर लेती है। और यहाँ हम देखते हैं कि कोएनजी खेलने से मना कर देता है, जिस बात के लिए सूडो उसे डांट रहा होता है। तब कोएनजी बताता है इससे पहले सुजुने ने भी मुझसे पार्ट लेने की रिक्वेस्ट की थी, पर मैं आज नहीं खेल सकता, जिससे सूडो को गुस्सा आ जाता है और वो सबको धमकी देता है कि अगर किसी ने भी क्विट किया तो वो उसको नहीं छोड़ेगा। और तब अगली गेम स्टार्ट हो जाती है जहाँ क्लास सी के लोग सूडो को घेर लेते हैं और रुएन और उसके दोस्त उसको मारने लगते हैं। और तब एल्बर्ट की मदद से टीम व्हाइट जीत जाती है। तब सूडो गेम को हारता हुआ देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तब यहाँ सुजुने का एक लड़की के साथ टकराकर पैर मुड़ जाता है, जिस वजह से सुजुने के लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब सुजुने कहती है कि क्लास सी की उस लड़की को देखकर लगता है कि वो मुझसे जानबूझकर टकराई थी, पर फिलहाल के लिए तो तुम्हें अपने इवेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने कोएनजी से बात की, पर उस चीज का भी कोई फायदा नहीं हुआ। काश अगर मैं कुशीदा होती तो मैं कुछ कर पाती। और तब हम देखते हैं कि अगली गेम स्टार्ट हो जाती है जहाँ क्लास सी फिर से घटिया तरीके से खेलकर टीम रेड को हरा देती है। पर अगले मैच में रुएन की वजह से सूडो को फिर से गुस्सा आ जाता है और रुएन सब कुछ इतने प्लान से कर रहा होता है कि किसी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता। और तब रुएन की टीम व्हाइट जीत जाती है और तब टीम व्हाइट और टीम रेड के पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। और तब यहाँ कारुइजावा अयानो कोजी से कहती है क्या हम किसी मुसीबत में हैं? एक गद्दार ने हमारे पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट को रुएन को बेच दिया है और वो इसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग दो चीजें कर रहा है, जिससे कि वो कमजोर प्लेयर्स के जरिए सूडो को कैद कर रहा है और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के जरिए गेम को जीत रहा है, और दूसरा वो सुजुने को बुरी तरह से तोड़ रहा है। तो क्या इस हिसाब से क्लास डी के जीतने के कोई चांसेस भी हैं? मेरा शुरू से ही जीतने का कोई इरादा नहीं था, और इस टाइम तो सबसे जरूरी चीज तो ये है कि हम कुछ ना करें और स्पोर्ट्स इवेंट में जितना हो सके उतना हारें, जिससे कि हमें बाद में फायदा मिले। और तब यहाँ सूडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो जैसे ही रुएन के साथ लड़ने जाने लगता है, हिराटा उसे वहाँ आकर रोक लेता है। और तब हम यहाँ देखते हैं क्लास डी के सारे मेंबर सूडो से नाराज हो रहे होते हैं। तब सूडो कहता है आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अपनी क्लास के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ? क्या तुम सच कह रहे हो? क्योंकि तुम्हें देखकर तो ये लग रहा है कि तुम बस ये साबित करना चाहते हो कि तुम कितने अमेजिंग हो। और तब सूडो युकीमुरा पर हमला करने लगता है, पर हिराटा बीच में आ जाता है और तब सूडो हिराटा को एक जोरदार पंच मारता है और सबको छोड़कर वहाँ से चले जाता है। तब यहाँ ब्रेक की अनाउंसमेंट हो जाती है और अयानो कोजी सुजुने को सूडो को वापस लाने के लिए कहता है, पर सुजुने मना कर देती है। तब अयानो कोजी कहता है आखिरकार तुम कब तक ऐसे ही यूजलेस रहोगी? आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो इस अनलकी एक्सीडेंट की वजह से कुछ नहीं कर पा रही हूँ। क्या तुम्हें सच में ये अनलकी लगता है? क्या तुम्हारी इंजरीज और क्लास डी का हारना तुम्हें कोइंसिडेंस लगता है? तो आखिर मैं क्या करूँ? चाहे मुझे पता है कि ये सब कुछ रुएन कर रहा है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम एक वेपन हासिल करने का चांस खो रही हो। फ्यूचर में तुम अकेले रहकर कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाओगी और तुम इसी तरह हेल्पलेस फील करोगी। तो इसीलिए
इसीलिए तुम्हें एक वेपन की जरूरत होगी जो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग काम करे और सूडो वो वेपन बन सकता है, तो इसीलिए उसे वैसे ही यूज करो जैसे मैंने तुम्हें यूज किया था। तो अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या करना है। और तब यहाँ हिराटा अयानो कोजी से कहता है, अगर तुम्हें गद्दार के बारे में पता है तो तुमने उस पार्टिसिपेशन वाली लिस्ट को सबमिट होने ही क्यों दिया? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ये आइडिया सुजुने का है, तो तुम उसी से पूछो। और तभी यहाँ कुशिदा सुजुने को नर्स के ऑफिस में जाने के लिए कहती है। तब वहाँ रुएन भी मौजूद होता है और हम देखते हैं कि वो उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने क्लास सी की उस लड़की को जानबूझकर जख्मी किया है, जिस वजह से वो अब चल भी नहीं सकती। और तब हम देखते हैं कि नोशिता भी उस बात के लिए एग्री करती है और कहती है कि सुजुने ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगी। तब सुजुने सोचती है इसमें मेरी इनोसेंस को प्रूफ करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तब रुएन उसे स्टूडेंट काउंसिल में जाने का आइडिया देता है। तब सुजुने सोचती है पर इस टाइम मैं अपने भाई के लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर सकती। और तब कुशिदा सुजुने का साइड लेकर रुएन को इस मामले को स्टूडेंट काउंसिल के बाहर ही सेटल करने की बात करती है। तब रुएन कहता है अगर सुजुने मुझे 1 मिलियन पॉइंट्स दे देगी तो हम इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे, पर सुजुने मना कर देती है। पर तब रुएन जैसे ही स्टूडेंट काउंसिल की तरफ जाने लगता है तब सुजुने उसके ऑफर को मानने पर मजबूर हो जाती है। तब रुएन कहता है अब इसके साथ मेरी एक और शर्त है, तुम्हें 1 मिलियन पॉइंट्स के साथ साथ मेरे सामने झुकना भी होगा। तो मैं इसीलिए तुम्हें ये सब कुछ सोचने के लिए इस इवेंट के खत्म होने तक का टाइम देता हूँ। और तब यहाँ सुजुने सोचती है मैं कितनी बेवकूफ हूँ जो कि उस ट्रैप में फंस गई। और तब रास्ते में सुजुने को उसका भाई मिलता है और वो कहती है कि मुझे पता है कि क्लास डी की पोजीशन इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में अच्छी नहीं है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करूंगी। और सोचती है मेरे भाई को मेरे प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, पर फिर भी इसने यहाँ रुककर मेरी बात सुनी है, तो मेरे लिए इतना ही काफी है। तो चलो वो आखिरी चीज करी जाए जो मुझे इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में करनी चाहिए। तब यहाँ सुजुने सूडो को मनाने चली जाती है और हम देखते हैं कि सूडो वापस आने से मना कर देता है। और तब सूडो हारने के लिए अपनी क्लास को ब्लेम कर रहा होता है। तब सुजुने कहती है मुझे ये तो समझ आ रहा है कि तुम इसीलिए गुस्सा हो क्योंकि तुम अपनी स्पेशल गेम में हार रहे हो, पर क्या यही असली बात है? तब सूडो कहता है असल में तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मेरी तारीफ करें। मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा बेकार थे, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं उनके जैसा नहीं बनूंगा, पर मैं अब हर रोज अपने आप को उन्हीं की तरह बनता हुआ देख पा रहा हूँ। तब सुजुने कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरा भाई भी जीनियस है और सभी ने यही एक्सपेक्ट किया था कि उसकी बहन भी जीनियस ही निकलेगी। पर सच्चाई तो ये है कि सबकी अपनी अपनी काबिलियत होती है और यहाँ पर तुम स्पोर्ट्स में सबसे अच्छे हो, पर इस टाइम तुम बिल्कुल यूजलेस हो क्योंकि तुम सच्चाई से भाग रहे हो। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम भी अपने पेरेंट्स की तरह बेकार ही बन जाओगे। पर हम देखते हैं कि सूडो फिर भी उससे कन्विंस नहीं होता और तभी लंच ब्रेक खत्म होने की अनाउंसमेंट हो जाती है और सूडो वापस अपने रूम की तरफ जाने लगता है। पर सुजुने उसका नीचे ही वेट करने का वादा करती है, पर सूडो उसे इग्नोर करके ऊपर चले जाता है। और तब अयानो कोजी कुशिदा को अपने साथ 3 लेग रेस दौड़ने के लिए कहता है और उससे पूछता है कि वही डी क्लास की गद्दार है जिसने सी क्लास को इन्फॉर्मेशन दी थी। तब कुशिदा मना कर देती है। तब अयानो कोजी कहता है तुम झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट को फोटो खींचते हुए देखा था, पर हम दोनों ही जानते हैं कि हमें इससे मना किया गया था। और वैसे भी जिस तरह क्लास सी हमें हरा रही है ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर उन्हें उस लिस्ट के बारे में पता हो। तब कुशिदा कहती है तो तुम्हें ऐसा लगता है, पर अगर मैं 1 मिनट के लिए सोच लूं कि मैं गद्दार हूं जिसने क्लास की इन्फॉर्मेशन को लीक किया है, तो तुमने मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? तुमने क्यों उस पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट को चेंज नहीं किया जबकि तुम्हें पता था कि मैं इस इन्फॉर्मेशन को लीक करने वाली हूँ? तब अयानो कोजी कहता है इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जब तक क्लास डी में गद्दार रहेगा वो कोई ना कोई रास्ता निकाल कर इस इन्फॉर्मेशन को लीक कर ही देगा। और अगर मैं उन पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट को चेंज कर भी देता तो भी क्लास डी का कोई भी मेंबर आखिर में जाके उस लिस्ट को देख सकता था और उसे लीक कर सकता था। तब कुशिदा कहती है तुम सच में कमाल के हो, तो इसका मतलब अब मुझे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने सही कहा, मैं ही गद्दार हूँ, पर तुम इसे किसी को बता नहीं सकते क्योंकि मेरे पास अभी भी वो यूनिफॉर्म है जिसके ऊपर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। तब अयानो कोजी कहता है मुझे पता है कि मैं तुम्हें एक्सपोज नहीं कर सकता और मुझे ये भी पता है तुमने शिप के टेस्ट पर भी क्लास सी की मदद की थी ताकि तुम सुजुने को इस स्कूल से निकाल सको, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी और उसके बीच में दुश्मनी क्या है। तब कुशिदा कहती है मैं सुजुने को एक्सपेल करवाने वाली हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर अब मैंने एक और चीज डिसाइड कर ली है कि मैं तुम्हें भी यहाँ से एक्सपेल करवा दूंगी और उसके बाद क्लास ए तक पहुँचने के लिए मेहनत करूंगी। और तब हम देखते हैं कि सूडो वापस आ जाता है, पर वो फिर से सोडा कैन लेकर वापस जाने लगता है। तब सुजुने उससे कहती है सूडो मुझे समझ आ गया है कि हम दोनों
दोनों एक जैसे हैं। मेरा भाई जो कि स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है, वो लाइफ में हर चीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करता आया है और मैंने जिंदगी भर उसका पीछा किया है ताकि मैं उस तक पहुंच सकूं, जिस वजह से मैं अकेली हो गई। पर मुझे लगा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक मैं अपने हर काम को परफेक्टली करती रहूंगी तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मेरा भाई मुझे जरूर एक्सेप्ट कर लेगा। और मैं यही सोचकर इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में आई थी कि अगर मैं ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स में हिस्सा लूंगी और उसमें जीत जाऊंगी तो मेरा भाई जरूर मुझे अप्रिशिएट करेगा। और इसके सामने मेरी क्लास मेरी सेकंड प्रायोरिटी थी। पर अब मुझे समझ आ गया है कि मैं कितनी गलत थी। मैं ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकती। अब मुझे पहली बार टीम के साथ काम करके पता चला है कि मैं चीजों को और भी अच्छे से कर सकती हूँ। तो अब मैं उनकी मदद से जीतूंगी, आगे बढ़ूंगी और अपने भाई की अप्रिशिएशन के काबिल बनूंगी। तो इसीलिए सूडो, मुझे पता है कि तुम इसी रास्ते पर चल रहे हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें दोबारा से अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। तो क्या तुम हमारे ग्रेजुएशन तक मेरे गोल को पूरा करने में मदद करोगे? और इसके बदले में मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी मदद करने जरूर आऊंगी। और तब हम देखते हैं कि सूडो उसकी बात मान जाता है और तब यहाँ सूडो वापिस आके सभी से अपनी गलती की माफी मांगता है। तब सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब यहाँ सुजुने और आकितो फिजिकली फिट ना होने की वजह से लास्ट गेम में पार्ट लेने से मना कर देते हैं और तब उनकी जगह अयानो कोजी और कुशिदा आ जाते हैं। और तब हम देखते हैं कि उस इवेंट की 1200 मीटर रिले रेस स्टार्ट हो जाती है। तब यहाँ सुजुने का भाई अयानो कोजी से कहता है, तुम्हारी क्लास को देखकर लग रहा था कि इसके बचने के कोई चांसेस नहीं है, पर ये अचानक से स्ट्रॉन्ग हो गई है। आखिरकार ये कैसे हुआ? तब अयानो कोजी कहता है, ये सारा कमाल तुम्हारी बहन ने किया है और तुम चिंता मत करो, क्लास डी इससे और भी ज्यादा ताकतवर होती जाएगी। तब सुजुने का भाई कहता है, पर मुझे तुम्हारी इन काल्पनिक बातों पर कोई विश्वास नहीं है। तब अयानो कोजी कहता है, तो क्या तुम ये जानना चाहते हो कि मैं किस तरह का पर्सन हूँ? चलो फिर मेरे साथ ये रेस भागो और याद रखना अपनी पूरी ताकत के साथ भागना। और तब हम देखते हैं कि सुजुने के भाई के पास स्टिक आने के बावजूद भी वो नहीं भागता, पर बाकी सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तब हम देखते हैं कि जैसे ही अयानो कोजी के हाथ में स्टिक आती है, वो दोनों अपनी पूरी ताकत से भागने लगते हैं और एक एक करके सभी लोगों को पीछे छोड़ते जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तब अयानो कोजी सोचता है, मैं आज तक दुनिया के सामने अपनी पूरी ताकत से नहीं भागा हूँ और अब मैं इससे भी ज्यादा तेज होने वाला हूँ। और तब हम देखते हैं कि टीम रेड जीत चुकी होती है और फिर भी फर्स्ट ईयर की क्लास डी सबसे लास्ट आई होती है। तब यहाँ कारुइजावा अयानो कोजी की स्पीड की तारीफ करती है। तब अयानो कोजी कहता है, इसका क्या फायदा, मैं तब भी सुजुने के भाई को नहीं हरा पाया। तब कारुइजावा कहती है कि तुम सुजुने के भाई को तो इसलिए नहीं हरा पाए क्योंकि तुम्हारे आगे एक लड़का गिर गया था, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तब यहाँ सुजुने और सूडो दोनों ही अयानो कोजी को शाबाशी देने लगते हैं। तब सुजुने कहती है, मैं इस बार फेल हो गई हूँ, पर इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल की वजह से मुझे बहुत ज्यादा ग्रो करने के लिए मिला है और मुझे पूरा यकीन है कि ये क्लास स्ट्रॉन्ग जरूर बनेगी और हम क्लास ए तक जरूर पहुँच पाएंगे। और तब हम देखते हैं कि सुजुने वहाँ से रुएन को मिलने चली जाती है ताकि वो रुएन की 1 मिलियन पॉइंट्स वाली शर्त को पूरा कर सके। और वहाँ कुशिदा भी होती है। तब सुजुने कहती है, क्या तुम अपनी एक्टिंग करना बंद करोगी? मुझे पता है कि तुमने ही क्लास सी को क्लास डी की परफॉर्मेंस की लिस्ट प्रोवाइड की थी। तब कुशिदा इस बात को मानती नहीं है। तब सुजुने कहती है, तुम अब इसके सामने एक्टिंग क्यों कर रही हो? तुम्हें अपनी सच्चाई मान लेनी चाहिए। पहले मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था, पर अब मुझे याद आ गया है, मेरे स्कूल में तुम्हारे जैसी दिखने वाली कोई थी। तब कुशिदा अपनी पर्सनैलिटी स्विच करते हुए कहती है, तो तुम्हें आखिरकार याद आ ही गया, मैं उस टाइम बहुत ही ज्यादा मुसीबत पैदा करने वाली लड़की थी और अब जब तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ याद आ ही गया है तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं क्या चाहती हूँ। तब सुजुने कहती है, मुझे पता है कि तुम मुझे बाहर निकालना चाहती हो, पर तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि तुम भी इससे बच नहीं पाओगी। तब कुशिदा कहती है, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तुम याद रखना कि तुम अपने बड़े भाई को इससे दूर नहीं रख पाओगी और तुम ध्यान रखना मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल कर रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए शैतान से भी सौदा क्यों न करना पड़े। तब सुजुने रुएन से भी उसके प्लान के बारे में पूछती है। हम देखते हैं कि रुएन क्लास सी के स्पोर्ट्स फेस्टिवल के प्लान को उसे पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देता है और उसे ये भी बताता है कि किनोशिता के पैर पर जो चोट आई थी वो भी तुम्हारी वजह से नहीं आई थी, मैंने उसके पैर पर लात मारकर उसके जख्म को और ज्यादा गहरा किया था। तब हम देखते हैं कि सुजुने ये सब कुछ अपने फोन पर रिकॉर्ड कर रही होती है। तब रुएन कहता है, इस कन्वर्सेशन के स्टार्ट होने से पहले ही मैंने कहा था कि ये सब कुछ तुम्हारी सिर्फ कल्पना है और इसी सभी चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तब सुजुने उस पार्ट को डिलीट करने की बात करती है, पर हम देखते हैं कि रुएन भी इस चीज को रिकॉर्ड कर रहा होता है और तब वो सुजुने को अपनी शर्त को पूरा करने के लिए कहता है, पर तभी उसे एक मेल आती है और
वो उस मेल के वॉइस नोट को सुनकर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, सुजुने जो भी तुम्हें यूज कर रहा है वो सच में बहुत कमाल का है, उसने तो मुझे पहले से ही ट्रैप कर लिया है। और तब रुएन उन दोनों को वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जहाँ उसका पूरा प्लान उसके मुंह के द्वारा एक्सप्लेन किया गया होता है। तब रुएन कहता है, लगता है क्लास सी में भी कोई गद्दार है और तुम्हें भी इस्तेमाल किया गया है कुशीदा, क्योंकि तुम्हारी गद्दारी को पहले से ही समझ लिया गया था और जो भी पर्सन इस तरह की रिकॉर्डिंग बनाता है वो जल्दी सामने नहीं आता है, तो इसीलिए मुझे उसे ढूंढना ही पड़ेगा। तो सुजुने जो हमारे बीच में डील हुई थी वो कैंसिल हो गई है, मतलब तुम बच गई हो। अभी हम यहाँ देखते हैं कि सुजुने का भाई स्टूडेंट काउंसिल की सीट से रिजाइन कर देता है और उसकी जगह सेकंड ईयर क्लास ए का स्टूडेंट नागामो स्टूडेंट काउंसिल का नया प्रेसिडेंट बन जाता है। तब थोड़ी देर बाद कात्सुरागी अयानो कोजी की परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर उसकी तारीफ करता है और उसे और सुजुने को रुएन से सावधान रहने के लिए कहता है। और तब यहाँ साटो अयानो कोजी की परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर उसे मिलने के लिए बुलाती है और उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। तब अयानो कोजी मना कर देता है और तब साटो अयानो कोजी का नंबर लेकर वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ कारुइसावा उन दोनों पर नजर रख रही होती है। तब हम देखते हैं कि क्लास में टीचर मिड टर्म के रिजल्ट्स अनाउंस कर देती है जिसमें कोई भी फेल नहीं हुआ होता और कहती है, आज तक कोई भी ऐसी क्लास डी नहीं रही है जो कि सारे स्टूडेंट्स के साथ इतनी दूर आई हो, तो इसीलिए तुम लोगों ने बहुत कमाल का काम किया है, पर अब तक खतरा टला नहीं है क्योंकि तुम्हें अभी अपने अगले एग्जाम की तैयारी भी करनी है जो कि तुम्हारे फाइनल्स की तरह एक्ट करेगा, जिसका नाम है पेपर शफल। और इसमें सभी बच्चे दो दो के पेयर में डिवाइड होंगे और अगर इस पेपर शफल में दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स 60 से कम रहते हैं तो उन दोनों स्टूडेंट्स को एक्सपेल कर दिया जाएगा। और इसकी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर तुम सोचो कि ईके और हिराटा दोनों एक साथ हैं, तो अगर हिराटा 60 स्कोर करता है और ईके 0, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का टोटल स्कोर 60 बनता है, जिस हिसाब से ये दोनों पास होते हैं। और हाँ, सभी सब्जेक्ट के परफॉर्मेंस पर भी एक पासिंग पॉइंट्स होंगे और टोटल 8 सब्जेक्ट में 700 पॉइंट्स होंगे, जिस हिसाब से हर सब्जेक्ट में आपको 44 पॉइंट्स चाहिए होंगे। और इस बार आपको क्वेश्चन चूज करने का भी मौका मिलेगा और आप उस क्वेश्चन पेपर को किसी भी क्लास को दे सकते हो। और अगर दो क्लासेस एक क्लास को क्वेश्चन पेपर देना चाहती है तो तब उन दोनों में लॉटरी निकलेगी, तो इस हिसाब से जो जीतेगी उस क्लास का क्वेश्चन पेपर दूसरी क्लास के पास पहुंच जाएगा। पर अगर आपका जो स्कोर आएगा वो उस क्लास से कम आए जिसका आपने पेपर सेट किया है तो आपकी क्लास से 50 पॉइंट्स कम करके दूसरी क्लास को दे दिए जाएंगे। और जैसे कि इस टेस्ट के लिए पेयर्स की जरूरत है तो उसके लिए आपका नेक्स्ट वीक एक मिनी टेस्ट होगा और आप चिंता मत कीजिए, उसके कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, पर उसके रिजल्ट्स आपके पेपर शफल में काम आएंगे। और आखिर में एक इम्पोर्टेंट बात, आपको ये भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि कोई क्लास आपको ज्यादा टफ क्वेश्चन दे सकती है, क्योंकि टीचर्स इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपको वही क्वेश्चंस मिले जो कि अप्रोप्रिएट है। और आपके लिए एक चेतावनी भी है कि इस पेपर शफल में एक या दो पेयर्स हर साल एक्सपेल जरूर होते हैं, तो इसीलिए इस बात का ख्याल रखना। और बाकी डिटेल्स मैं आपके मेल पर सेंड कर दूंगी। तब सुजुने अयानो कोजी को कहकर बाकी सबको बुलाकर एक मीटिंग करने के लिए कहती है और तब कुशिदा भी उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने की बात करती है और सुजुने इस बात के लिए मान जाती है। तब वो लोग आगे चले जाते हैं। तब अयानो कोजी सुजुने से पूछता है, क्या कुशिदा को अपनी मीटिंग में शामिल करना जरूरी है? तब सुजुने कहती है, अगर हम इसे शामिल नहीं करेंगे तो इससे शक और ज्यादा बढ़ता जाएगा, तो इससे और ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ पर कुशिदा के पास्ट के बारे में बताने के लिए रोका है। और तब हम देखते हैं कि वो दोनों क्लास में चले आते हैं। तब सुजुने कहती है, कुशिदा और मैं एक ही मिडिल स्कूल में थे, पर हम लोग कभी भी सेम क्लास में नहीं थे, जिस वजह से मैं उसे इतना नहीं जानती थी। पर जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी तब एक दिन हमारे स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ और वहाँ चारों तरफ ये अफवाह फैल गई कि एक लड़की ने अपनी पूरी क्लास को तबाह कर दिया है। और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं इतना जानती हूँ कि उसकी पूरी क्लास ग्रेजुएशन तक ट्रॉमा में थी। पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक अकेली लड़की पूरी क्लास को तबाह कर सकती है? मुझे ऐसा करने के बहुत सारे रास्ते पता है, पर सुजुने क्या तुम्हें पता है कि इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन क्या है? तब सुजुने वॉयलेंस कहती है। तब अयानो कोजी कहता है, पर वॉयलेंस कुशिदा का स्टाइल नहीं है। कुशिदा के पास कोई ऐसा वेपन है जो कि बिल्कुल वॉयलेंस की तरह ही वर्क करता है। और तब यहाँ सुजुने कुशिदा को कन्विंस करने की बात करती है और अयानो कोजी उसे स्कूल से निकालने की बात करता है। तब सुजुने कहती है कि कुशिदा क्लास डी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए मैं उसे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती। मुझे उसके साथ आमने सामने बात करनी ही होगी और उसे समझाना होगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसे समझा पाओगी? तब सुजुने हाँ कहती है। तब अयानो कोजी कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं उसे तुम पर छोड़ता हूँ, पर इस बार स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तरह मेरी मदद मत करना। पर मुझे
मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि तुमने ये सब कुछ इसीलिए किया क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं फेल हो जाऊंगी, पर फिर भी अगर तुम ना होते तो मैं यहाँ ना होती, तो इसीलिए थैंक यू। और तब हम यहाँ देखते हैं कि रुएन अपनी पूरी क्लास को डरा कर गद्दार को ढूंढ रहा होता है और हम देखते हैं कि वो इन सब चीजों के लिए मनाबे को दोषी पाता है और उसे धमकाने लगता है और उससे इन सब चीजों के पीछे के मास्टरमाइंड का नाम पूछता है। और तब हम देखते हैं कि मनाबे और उसके दोस्तों को कोई कारुइजावा की बुलिंग की वीडियो को दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा होता है और तब वो तीनों याकीमुरा और अयानो कोजी का नाम लेती है और तब रुएन इन तीनों की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कुशिदा को मैसेज करता है और तब यहाँ मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। तब सुजुने मिनी टेस्ट को सबको एक्सप्लेन करने लगती है, जहाँ हमें पता चलता है कि मिनी टेस्ट के नंबर्स के अकॉर्डिंग ही उनके पेयर डिसाइड किए जाएंगे और उन्हें इस तरह से अरेंज किया जाएगा ताकि बैलेंस बना रहे, जैसे कि जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक वाला होगा उसे सबसे लोएस्ट रैंक वाले के साथ पेयर कर दिया जाएगा। और तब इसी चीज को ध्यान रखते हुए सुजुने क्लास डी को एक आइडिया देती है जिसमें वो क्लास डी को 4 हिस्सों में बांट देती है, जिसके हिसाब से जो सबसे लो लेवल वाले होंगे उन्हें मिनी टेस्ट में 0 मार्क्स हासिल करने होंगे ताकि वो सबसे हाईएस्ट स्कोरर्स के साथ पेयर हो सके और मिड लो वालों को सिर्फ एक ही क्वेश्चन सही करने की जरूरत पड़ेगी ताकि वो मिड हाई वालों के साथ पेयर हो सके। और तब क्लास डी क्लास सी के लिए क्वेश्चन पेपर लिखने का डिसाइड करती है और तब यहाँ रात को कारुइजावा अयानो कोजी को फोन करके कहती है क्या तुम्हें साटो ने बाहर बुलाया है। तब अयानो कोजी उसे मना कर देता है और तब हम देखते हैं कि कारुइजावा ये सुनकर रिलैक्स होकर खुश हो जाती है। तब अयानो कोजी उसका हालचाल पूछता है और कहता है क्या मनाबे और उसके दोस्तों ने तुम्हें दोबारा से तंग तो नहीं किया। तब कारुइजावा मना कर देती है। तब अयानो कोजी कहता है अगर वो लोग तुम्हें कभी तंग करे तो मुझे बता देना और मैं इसे जल्द से जल्द सॉल्व जरूर कर दूंगा। तब अगले दिन पूरी क्लास सुजुने के प्लान पर एग्री कर जाती है और टेस्ट में वैसे ही एक्ट करती है जैसे कि सुजुने ने कहा था और हम देखते हैं कि मिनी टेस्ट के रिजल्ट को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि सब कुछ वैसा ही हुआ होता है जैसे कि सुजुने ने प्लान किया था। तब अगले दिन हिराटा और सुजुने 2 स्टडी ग्रुप बनाते हैं और कुशिदा उन दोनों स्टडी ग्रुप्स की मदद करने की बात करती है और हिराटा इस बात के लिए मान जाता है। और तब थोड़ी देर बाद मियाके और हासाबे हिराटा से मिलने आते हैं। तब मियाके कहता है हम दोनों पेयर हो चुके हैं पर प्रॉब्लम तो ये है कि हम दोनों को एक ही सब्जेक्ट नहीं आता है तो इस वजह से हम उसमें पासिंग मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तब सुजुने कहती है पर हमारे ग्रुप में तो पहले से ही बहुत सारे बंदे हैं तो इस हिसाब से हमें कोई और चाहिए जो हमारी मदद कर सके। और तब हम देखते हैं कि युकीमुरा एक और ग्रुप बनाने की बात करता है और कहता है मैं पूरे स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बेकार रहा हूँ क्योंकि मेरी एथलेटिक एबिलिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ये तो बहुत कमाल की बात है कि हम पिछली बार बच गए हैं पर हर बार ऐसा नहीं होने वाला। अगर हमें अपनी क्लास को ऊपर लेकर जाना है तो हमें एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स दोनों को एक साथ लेकर चलना होगा। आने वाला टेस्ट हमारी हर एबिलिटी का टेस्ट लेगा और इसे हम अकेले नहीं कर सकते तो हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। तब थोड़ी देर बाद सुजुने अयानो कोजी को युकीमुरा का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। तब यहाँ युकीमुरा शाम को ग्रुप स्टडी स्टार्ट कर देता है और तब थोड़ी देर बाद अयानो कोजी और युकीमुरा देखते हैं कि मियाके और हिसाबे दोनों सेम गलतियां कर रहे होते हैं। तब अयानो कोजी कहता है इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम एक ही पर्सन को सिखा रहे हैं। हमारे पेपर्स क्लास सी अरेंज कर रही है ना, तो क्या तुम्हें लगता है कि ये स्टडी ग्रुप हमारी इसमें मदद कर पाएगा। स्कूल टीचर इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि हमारे क्वेश्चंस अप्रोप्रिएट हों। तो अगर हम कहीं से ये पता लगा लें कि टीचर्स किस तरह के लेवल के क्वेश्चंस को अप्रूव करते हैं तो हम उस हिसाब से अपनी तैयारी आसानी से कर सकते हैं और शायद मुझे पता है कि इसे कैसे करना है। तब अयानो कोजी इस बारे में सुजुने को बताता है और कहता है हम लोग एक टफेस्ट क्वेश्चन पेपर बनाकर टीचर्स को भेजेंगे और तब हम देखेंगे कि वो किस तरह से एक्सेप्ट होते हैं और इस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि स्कूल किस लेवल के क्वेश्चन पेपर्स को प्रूव करता है। तब अयानो कोजी सुजुने को कुशिदा को क्लास सी के क्वेश्चन पेपर से दूर रखने के लिए कहता है और सुजुने इस बात के लिए मान जाती है। तब सुजुने छुट्टी वाले दिन अयानो कोजी को उसके ग्रुप के बच्चों को भी मदद करने के लिए कहती है। तब अयानो कोजी को रुएन की तरफ से एक मैसेज आता है जो कि उसने मास्टरमाइंड को भेजा होता है और रुएन को इसके बारे में नहीं पता होता कि मास्टरमाइंड है कौन। और तब यहाँ साटो अयानो कोजी के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रही होती है पर अयानो कोजी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता। और तब हम यहाँ देखते हैं कि साटो और अयानो कोजी एक साथ पेयर हो चुके होते हैं और साटो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है और रीके और यामाउची इसी बात को लेकर उन दोनों की टांग खींच रहे होते हैं। तब स्टडी ग्रुप के जाने के बाद अयानो कोजी सुजुने से कुशिदा से डील करने के प्लान के बारे में पूछता है। तब सुजुने कहती है मैंने बहुत सोचा और मुझे ये एहसास हुआ है कि अगर मैं स्कूल में ना आई होती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं और कुशिदा अभी तक पूरी क्लास को आगे बढ़ने में मदद कर रही होती।
पर मेरे आने की वजह से मैंने उससे ये चांस छीन लिया और मैंने अब इस चीज को रोकने के लिए एक प्लान बनाया है। और तब सुजुने कुशिदा से मिलने चली जाती है। तब सुजुने कहती है तुम मुझे यहाँ से इसलिए निकालना चाहती हो ना क्योंकि मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में पता है। तब कुशिदा हाँ कहती है। तब सुजुने कहती है पर मुझे पूरी कहानी नहीं पता है, मैंने बस र्यूमर सुने थे। तब कुशिदा कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पर मैं रिस्क नहीं ले सकती। तब सुजुने कुशिदा के सामने एक शर्त रखती है जिसके हिसाब से अगर अगले एग्जाम में सुजुने के मार्क्स कुशिदा के सिलेक्ट किए हुए सब्जेक्ट में कुशिदा से ज्यादा आए तो कुशिदा उसे टारगेट करना बंद कर देगी। और इसके विटनेस के लिए सुजुने ने अपने बड़े भाई मुनाबू को वहाँ बुलाया होता है। तब कुशिदा कहती है और ये विटनेस के तौर पर कैसे एक्ट कर सकते हैं क्योंकि अगर मैं जीत गई तो तुम्हें इस स्कूल को छोड़कर जाना होगा, तो क्या ये तुम्हारे भाई को मंजूर होगा? तब मुनाबू कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये बैट इसने स्टार्ट किया है तो इसीलिए जो भी कुछ होगा वो सब कुछ इसकी गलती होगी। तब कुशिदा इस शर्त के लिए मैथ के टेस्ट को चूज करती है और तब हमें पता चलता है कि अयानो कोजी भी इन सभी बातों को सुन रहा होता है और कुशिदा को भी इन सभी बातों के बारे में पता चल जाता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। वो उसके सामने एक कंडीशन रखती है कि अगर वो सुजुने को मैथ के टेस्ट में हरा देगी तो सुजुने के साथ साथ अयानो कोजी को भी स्कूल छोड़कर जाना होगा। और अयानो कोजी इस बात के लिए मान जाता है और कहता है पर मेरी भी एक शर्त है क्योंकि जैसे कि हम तुम्हारी बात मान रहे हैं तो हमें तुम्हारा सच जानने का भी पूरा हक है क्योंकि मैं तो तुमसे कभी मिला ही नहीं तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता और अगर तुम इसे ये बताना नहीं चाहती हो तो हम इस पूरी डील को कैंसिल कर देते हैं। तब कुशिदा उन्हें अपनी कहानी सुनाने लगती है जिसमें वो उन्हें अपने एलिमेंट्री स्कूल के बारे में बताती है जहाँ पर उसे हर चीज के लिए बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिलती है और वो उस चीज की बहुत ज्यादा आदी हो चुकी होती है। पर जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है ये अप्रिसिएशन कम होती जाती है जिस वजह से उसे बहुत बुरा लगने लगता है और तब वो सबकी मदद करने का डिसाइड करती है। और हम देखते हैं कि जो भी लोग उसकी तारीफ करते हैं उससे उसे बहुत अच्छा महसूस होता है पर सबकी मदद करते करते कुशिदा थक चुकी होती है जिस वजह से वो इस चीज से भी फ्रस्ट्रेट होने लगती है और तब वो उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए ऑनलाइन ब्लॉग लिखने लगती है जिसमें वो अपनी पूरी क्लास की बुराइयां करती है जिससे उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। पर एक दिन किसी के हाथ वो ब्लॉग लग जाते हैं और तब सबको पता लग जाता है कि वो सारी चीजें कुशिदा ने लिखी होती है जिससे वो सभी आकर कुशिदा पर गुस्सा होने लगते हैं। तब कुशिदा एक एक करके सबका सच एक दूसरे को बताने लगती है और पूरी क्लास एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है और इस तरह पूरी क्लास तबाह हो जाती है। तब अयानो कोजी सोचता है तो इसने सच्चाई का इस्तेमाल किया है। तब कुशिदा कहती है मैं चाहे क्लास डी को इतने अच्छे से जानती नहीं हूँ पर मेरे पास अभी भी कुछ ऐसे राज हैं जो कि पूरी क्लास को हिला सकते हैं और अगर मैं अपनी पुरानी गलती के बारे में सोचूं तो मेरी बस इतनी गलती थी कि मैंने उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था पर अब जब मैं इतनी स्ट्रेसफुल होती हूँ तब मैं कहीं जाकर अपना पूरा गुस्सा निकाल देती हूँ। तब सुजुने कहती है आखिरकार तुमने ये क्यों किया? तब कुशिदा कहती है इस दुनिया में अगर आपको कोई प्यार करता है या फिर नोटिस करता है तो इससे अच्छी खुशी कोई नहीं होती और अब जब तुमने मेरा पास्ट सुन लिया है तो तुम्हें अब पता लग ही गया होगा कि मैं तुम्हें अब अपने पास क्यों नहीं रखना चाहती। तब अयानो कोजी सोचता है ये तो एक मॉन्स्टर है जो कि सबके सामने अपनी पहचान बनाने की इच्छाओं से पैदा हुआ है। फिर अगले दिन कुशिदा और रुएन फिर से एक दूसरे के साथ एक डील करते हैं जिसमें वो एक दूसरे की क्लास के क्वेश्चन पेपर्स को एक्सचेंज करने की बात करते हैं और तब यहाँ युकीमुरा मियाबे और हासिबे के लिए क्वेश्चन पेपर्स लिखकर लाया होता है और इसे देखकर हिसाबे बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है पर मियाके उसे जल्द से जल्द खत्म करने की बात करता है। तभी हम देखते हैं कि रुएन वहाँ युकीमुरा और अयानो कोजी से मिलने आ जाता है और उन दोनों को देखते हुए उसके मैसेज के बारे में पूछता है पर वो दोनों कुछ रिएक्ट नहीं करते और तब रुएन हियोरी को उन दोनों की शक्लें देखने को कहता है ताकि उसे कुछ आइडिया हो सके पर हियोरी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता और रुएन को कुछ पता नहीं चलता और वो वहाँ से चले जाता है। तब यहाँ पढ़ने के बाद युकीमुरा और उसका स्टडी ग्रुप एक साथ आइसक्रीम खा रहे होते हैं और तब हासाबे उन सभी को उस स्टडी ग्रुप को एक ऑफिशियल ग्रुप बनाने की बात करती है और हम देखते हैं कि सभी लोग इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। तब युकीमुरा कहता है अगर हम लोग सच में ये कर रहे हैं तो हम लोग एक दूसरे को अपने असली नामों से बुलाएंगे और तब सभी लोग अपना अपना पहला नाम बताते हैं। तब युकीमुरा अपना पहला नाम लेने से सबको मना करता है क्योंकि उसे वो नाम उसकी वो माँ ने दिया होता है जो कि उसे और उसके फादर को उसके बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और तब वो सभी को अपने आप को कैसे बुलाने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि वो सभी लोग इस चीज के लिए मान जाते हैं और जैसे ही अपना ग्रुप बनाने लगते हैं हम देखते हैं कि साकुरा भी चीखते हुए वहाँ आ जाती है और उनसे उनका ग्रुप ज्वाइन करने की बात करती है। तब सभी लोग उस बात के लिए मान जाते हैं और साकुरा को भी अपना फर्स्ट नेम बताते हैं और हम देखते हैं कि साकुरा अयानो कोजी
कोजी का फर्स्ट नेम लेने से शर्मा रही होती है। तब हासाबे उस ग्रुप का नाम आयानो कोजी ग्रुप रखती है और हम देखते हैं कि सभी लोग इस नाम को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब यहाँ आयानो कोजी कारुइजावा को अगले दिन की मीटिंग के लिए कुछ करने के लिए कहता है और फोन को काट देता है। तब कारुइजावा आयानो कोजी को बर्थडे विश करती है और हम देखते हैं कि अगले दिन की पेपर शफल की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और तब सभी लोग डिस्कस करते हैं कि उन सभी के ग्रुप्स अच्छे से काम कर रहे हैं। तब कुशिदा कहती है तो चलो फिर अब साथ मिलकर पेपर शफल को पास किया जाए, जिसे सुनकर कारुइजावा थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे लिए कहना बहुत ज्यादा आसान है, पर जैसे कि टीचर ने कहा है कि हर साल यहाँ पर कोई ना कोई फेल होता है, तो इस हिसाब से मेरे और सूडो के पास होने के चांसेस बहुत कम है। और तब कुशिदा उसे पॉजिटिव रहने के लिए कहती है। तब कारुइजावा इस बात से और ज्यादा भड़क जाती है और हम देखते हैं कि कुशिदा अच्छे बनने की कोशिश कर रही होती है। तब कारुइजावा उसके अच्छे होने को एक्ट बताकर उस पर गुस्सा होने लगती है और उस पर जूस फेंक देती है और हम देखते हैं हिराटा उसे तब शांत करवाता है। तब कारुइजावा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कुशिदा से माफी मांगने लगती है और उससे उसकी यूनिफॉर्म धोने के लिए मांगती है और कुशिदा इस बात के लिए मान जाती है। तब हम यहाँ अगले दिन देखते हैं कि कुशिदा टीचर को क्लास डी के क्वेश्चन पेपर देती है और कहती है क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर सकती हैं? अगर कोई भी इसके बाद आपको पेपर देने आए तो आप उससे पेपर लेने का नाटक करिएगा और थोड़ी देर बाद उसे डिस्ट्रॉय कर देना। तब टीचर इस बात के लिए मान जाती है और यहाँ हम देखते हैं कुशिदा और रुएन आपस में क्वेश्चन पेपर्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। तब यहाँ टेस्ट वाले दिन साटो बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है और वो इस बारे में आयानो कोजी से बात कर रही होती है और तब कारुइजावा जैसे ही उसे आयानो कोजी के पास देखती है वो जेलस होकर साटो को वहाँ से ड्रिंक करने के लिए ले जाती है। तब हिराटा कहता है लगता है कारुइजावा को तुम में इंटरेस्ट है और मुझे इस बात से बहुत खुशी होगी अगर उसे एक रियल रिलेशन मिले, पर आयानो कोजी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। और तब यहाँ टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग टेस्ट देने में फोकस कर रहे होते हैं और यहाँ हम देखते हैं कुशिदा क्वेश्चन पेपर्स को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है और टेस्ट खत्म होने के बाद रुएन से मिलने चली जाती है और गुस्से में उससे कहती है आखिरकार तुमने जो मुझे क्वेश्चन पेपर दिया था वो आज के पेपर से अलग क्यों था? अब तो तुम्हारी वजह से सुजुने जीत जाएगी। आखिरकार तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया? तुम्हें लगा था कि तुम सुजुने को हरा दोगी, पर देखो आखिर में तो तुम ही जाल में फंस गई हो। और यहाँ हम देखते हैं कि कुशिदा से पहले ही सुजुने ने क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड बात कर ली होती है और वो टीचर को उसके अलावा किसी और से क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट करने के लिए मना कर देती है। तब कारुइजावा कहती है मैंने जो उस दिन गुस्से में जो उसकी ड्रेस खराब की थी तुम्हारे कहने पर उसमें एक चिट छुपा दी थी, तो इसका मतलब हमें तुम्हारे प्लान की जरूरत ही नहीं पड़ी। तब यहाँ रुएन कहता है तुमने तो हमें पेमेंट भी नहीं दी थी तो मैं तुम्हें कैसे असली पेपर दे देता। तब कुशिदा को इस बात पर गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है मैं उसे हराने ही वाली थी, पर तुम्हारी वजह से अब मेरे हाथ से ये मौका चला गया है। तुम यहाँ गलत हो क्योंकि तुम तो गेम स्टार्ट होने से पहले ही हार चुकी थी। तब रुएन कुशिदा को उसके शर्ट में लगी हुई चिट को दिखाता है। तब कुशिदा कहती है आखिरकार ये यहाँ पर कैसे आई? पर एक मिनट रुको, इसके अंदर तो उसी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जो कि तुमने मुझे दिए थे। तो अगर मैंने और तुमने ही उन क्वेश्चन पेपर्स को देखा है तो मास्टरमाइंड को इस पेपर के बारे में पता कैसे चला? क्या ये सब कुछ तुमने किया है? क्या तुमने मुझे धोखा दिया है? तुम मेरे लिए बस एक टूल हो और कुछ भी नहीं, तो तुम्हें ये अब समझ जाना चाहिए। और तब कुशिदा और सुजुने आपस में मिलते हैं। तब सुजुने कहती है अब मैं जीत चुकी हूँ तो तुम अब मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करोगी। तब कुशिदा कहती है मैं अपने वादे को जरूर निभाऊंगी और अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो मैं इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दूंगी। तब सुजुने कुशिदा के साथ दोस्ती करने की कोशिश करती है पर कुशिदा उस चीज के लिए मना कर देती है और कहती है एक चीज याद रखना, मैंने बस यही वादा किया था कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तो जिसका मतलब मैं आयानो कोजी को नहीं छोड़ूंगी। और तब हमें पता चलता है कि आयानो कोजी ने रुएन के साथ एक डील की होती है जिसके मुताबिक रुएन ने कुशिदा के क्वेश्चन पेपर को चेंज कर दिया होता है और इसके बदले में आयानो कोजी ने सुजुने का कुशिदा को रोकने का प्लान रुएन को बता दिया होता है। तब यहाँ रुएन कहता है ये मास्टरमाइंड तो मुझे सच में बहुत अच्छे से जानता है, इसने तो एक ही मूव में सुजुने को बचा लिया और कुशिदा को हरा दिया, पर अब इसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है क्योंकि जल्दी मैं इसे ढूंढ लूंगा और अगर ये फिर भी सामने ना आया तो मैं इस लड़की को तबाह कर दूंगा। और तब वो आयानो कोजी को कारुइजावा की फोटो भेजकर धमकी देता है। तब आयानो कोजी सोचता है तुम्हें शांत रहना चाहिए, पर लगता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो और मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें एंटरटेन कर सकूं। तब यहाँ आयानो कोजी का ग्रुप एक साथ एंजॉय कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि इस बार पेपर शफल में कोई भी बच्चा एक्सपेल नहीं हुआ होता है और तब सभी लोग
लोग इचिनोसे और साक्यानागी को इकट्ठा देखकर हैरान हो जाते हैं। तब हासबे कहती है, क्या ये दोनों राइवल्स नहीं है? पर मुझे इचिनोसे का तो समझ में नहीं आता है, आखिरकार कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि ये तो कोई असली इंसान हो ही ना, इसीलिए ये मुझे इतनी पसंद भी नहीं। तब युकिमुरा कहता है, मुझे इसके बारे में तो कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि अगर हम क्लास सी को हराएंगे तो उसके बाद हमें इसे ही हराना पड़ेगा, तो इसीलिए हमें जितना हो सके उतना दूर इससे रहना चाहिए। और तब हासबे क्रिसमस मनाने की बात करती है। तब साकुरा अयानोकोजी से क्रिसमस पर कहीं चलने के लिए कहती है। तब हासबे उसे इस चीज को लेकर चिढ़ाने लगती है और तब अयानोकोजी नोटिस करता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है और तब वो कारुइजावा को मैसेज कर देता है। और तब शाम को कारुइजावा और साटो रूम पर वापस जा रहे होते हैं। तब कारुइजावा नोटिस करती है कि क्लास सी का एक लड़का उन्हें फॉलो कर रहा है और तब वो रात को इस बारे में अयानोकोजी को बताती है। तब अयानोकोजी उसे इन सब चीजों को इग्नोर करने के लिए कहता है और कहता है, क्या तुमने उस पर्सन के बारे में पता लगाया जो कि हमारा पीछा कर रहा था? तब कारुइजावा कहती है, वो एक लड़की है पर वो क्लास सी से नहीं है और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने शायद उसे क्लास ए में देखा है। तब वो अयानोकोजी को उसकी फोटो भेज देती है। तब अयानोकोजी कहता है, आखिरकार साक्यानागी क्या सोच रही है? और यहाँ हम देखते हैं कि काफी सारे क्लास सी के लोग क्लास डी पर नजर रखे होते हैं और यहाँ सूडो सुजुने के कहने पर क्लास सी के लड़कों के सामने कुछ रिएक्ट नहीं करता है। तब अयानोकोजी कहता है, तुमने अपने पालतू कुत्ते को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है पर पता नहीं क्लास सी अब क्या करना चाहती है। तब सुजुने कहती है, पेपर शफल में क्लास सी ने बहुत सारे पॉइंट्स खोए हैं और रुएन अब उस मास्टरमाइंड को ढूंढ रहा है जिसने उसे फंसाया है और इस बार तो तुम मुझे भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसे पहले से पता है कि मैं मास्टरमाइंड नहीं हूँ, क्योंकि क्लास सी का कोई भी स्टूडेंट मेरा पीछा नहीं कर रहा है। तो क्या तुमने रुएन को रोकने का कोई प्लान बनाया है? तब अयानोकोजी मना कर देता है। तब सुजुने अयानोकोजी को एक बुक वापस करने के लिए लाइब्रेरी भेजती है जहाँ अयानोकोजी क्लास सी की हायोरो से मिलता है। तब अयानोकोजी ह्यूरी से क्लास सी के बारे में पूछता है पर ह्यूरी कहती है, मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है और मैं तो ये चाहती हूँ कि सारी क्लासेस इकट्ठी रहे। और तब क्लास डी की क्लास टीचर अयानोकोजी को किसी से मिलवाने ले जाती है और तब हम देखते हैं कि अयानोकोजी के फादर उससे मिलने आए होते हैं और कहते हैं, तुम्हारी वजह से एक आदमी मर चुका है, तुम्हें वो बटलर मात्सु तो याद ही होगा जिसने तुम्हें इस स्कूल के बारे में बताया था और भागने में मदद की थी, जिस वजह से मुझे उसे काम से निकालना पड़ा और उसके बाद उसने अपने आप को आग लगा ली और उसकी फैमिली भी तबाह हो गई और ये सब कुछ अवॉइड किया जा सकता था अगर तुम मेरी बात मान लेते। तब अयानोकोजी कहता है, क्या आपको सच में लगता है कि मुझे इन चीजों से कोई फर्क पड़ता है? तब उसके फादर कहते हैं, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, मैं यहाँ पर आपकी वजह से आया हूँ क्योंकि आपने हमें कहा था कि आपने हमें अल्टीमेट एजुकेशन दी है, तो मैं बस उसी चीज को चेक करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और वैसे भी मैं अपना रास्ता खुद ढूंढता हूँ। तब उसके फादर उसे उस स्कूल से रिजाइन करने का ऑर्डर देते हैं। आपके ऑर्डर से व्हाइट रूम में चलते हैं। व्हाइट रूम से याद आया कि मैंने उसे दोबारा से शुरू कर लिया है पर मुझे अब तक तुम्हारे जैसा टैलेंटेड पर्सन नहीं मिला है, तो इसीलिए अब मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, जल्द से जल्द यहाँ पर साइन करके इस स्कूल को छोड़ दो। और तब उस मीटिंग में उस स्कूल का चेयरमैन नारुमोरी साक्यानागी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि ये स्कूल बच्चों की इच्छाओं को प्रायोरिटाइज करता है, तो इसीलिए जब तक अयानोकोजी खुद नहीं चाहता वो तब तक यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। और यहाँ हमें पता चलता है कि चेयरमैन की वजह से ही अयानोकोजी को इस स्कूल में एडमिशन मिली होती है। तब अयानोकोजी के फादर उसे वहाँ छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं, देखना एक ना एक दिन तुम मेरे पास जरूर आओगे। और तब हमें पता चलता है कि क्लास ए की साक्यानागी चेयरमैन की बेटी है और तब यहाँ अयानोकोजी को ये एहसास हो जाता है कि उसकी टीचर का उसके फादर के साथ कोई लेना देना नहीं है, पर उसकी टीचर इस बात को नहीं मान रही होती। तब अयानोकोजी कहता है, मुझे इस बात का सबूत चेयरमैन के साथ बातें करते हुए मिल गया है, आप बस क्लास ए तक पहुँचने के लिए कोशिश करती आई है पर आपको आज तक कुछ ऐसे स्टूडेंट्स नहीं मिले हैं जो कि आपको क्लास ए तक पहुंचा सके, पर इस बार आप बहुत ज्यादा लकी हैं। और जब आपने मेरी फाइलों को देखा तब आपने इस गेम को स्टार्ट किया ताकि आप क्लास ए तक पहुंच सके, और अगर मेरे फादर आज ना आए होते तो शायद मैं आज भी आपके इशारों पर नाच रहा होता, तो इसका मतलब आप मुझे एक्सपेल नहीं कर सकती है। तब क्लास टीचर कहती है, तो क्या तुम अब इतनी मेहनत करने के बाद क्लास ए तक नहीं पहुंचना चाहोगे? तब अयानोकोजी मना करके वहां से चले आता है और तब यहाँ रात को अयानोकोजी कारुइजावा का हाल चाल पूछने के लिए फोन करता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है, मेरी वजह से तुमने बहुत सारी तकलीफें सही हैं, अब मेरे पास क्लास डी को ऊपर पहुंचाने का कोई रीजन भी नहीं है, तो इसीलिए मैं इसे अब सुजुने और हिराटा पर छोड़ देता हूँ, जिसका मतलब है कि तुम अब फ्री हो और अब मैं तुमसे ऐसे कभी बात नहीं करूँगा। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हारे
तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तो इसीलिए अगर तुम कभी भी मुसीबत में होगी तो मुझे मेरे इमरजेंसी नंबर पर फोन कर देना। जिसे सुनकर कारुइजावा बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और अयानो कोजी फोन काट देता है। और तब हम देखते हैं कि अगले दिन रुएन क्लास डी में चला जाता है और तब कुएनजी जैसे ही बाहर चला जाता है हम देखते हैं कि क्लास डी के कुछ बच्चे उसके पीछे चले जाते हैं और रुएन भी वापस चला जाता है और क्लास डी के कुछ बच्चे भी उसके पीछे चले जाते हैं। तब यहाँ क्लास डी देखती है कि क्लास सी ने कुएनजी को घेर रखा होता है और तभी वहाँ क्लास ए भी आ जाती है। तब कुएनजी पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लोगों ने मुझे क्यों घेर रखा है, पर शायद मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है। क्लास डी में कोई है जो कि कब से तुम्हारे प्लान को रोक रहा है और तुम उसे ही ढूंढ रहे हो, है ना। पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं वो पर्सन नहीं हूँ, पर मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी क्लास कौन सी पोजीशन में है। मैंने तो अभी तक कोई काम ऐसा नहीं किया है जिससे कि क्लास रैंकिंग में कोई फर्क पड़े और न ही मेरा आगे कोई ऐसा प्लान है। तब रुएन कहता है पर मैं तुम्हारी बात को कैसे मान लूं, तुमने अब तक जोन सी हरकतें की हैं उससे तो ऐसा लगता है कि तुम पूरे परफेक्ट हो जो कि पूरी क्लास डी पे कंट्रोल कर सकता है। तब कुएनजी कहता है तुमने सही कहा, पर अगर तुम ऐसे ही सोचते हो तो फिर तो तुम बेवकूफ हो। तब रुएन कहता है लगता है अब तो मुझे तुम्हें मारकर ही चीजों को बाहर लाना होगा और तब कुएनजी भी उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब रुएन उसकी बात को मान लेता है और उसे विश्वास हो जाता है कि वो मास्टरमाइंड नहीं है और तब वो कुएनजी से उस मास्टरमाइंड के बारे में पूछता है, पर कुएनजी उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। तब यहाँ साक्यानागी रुएन को उसके निकनेम से चिढ़ाने लगती है जिससे रुएन को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं कि हाशिमोटो साक्यानागी को बचा लेता है। तब सुजुने कहती है क्या तुम लोग पागल हो, अगर किसी ने भी देख लिया तो तुम लोग प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तब हम देखते हैं कि क्लास ए ऐसे एक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और वहाँ से चली जाती है। तब इबुकी रुएन से पूछती है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि कुएनजी वो वाला पर्सन नहीं है जिसे कि हम ढूंढ रहे हैं। तब रुएन कहता है इसके सोचने का तरीका मुझसे बिल्कुल नहीं मिलता है और इसकी हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सुजुने के साथ प्लान तो कभी नहीं बनाएगा, तो इसीलिए ये वो नहीं हो सकता। और तब रुएन सुजुने से इस बारे में पूछता है। तब सुजुने कहती है मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुम नहीं सुधरे तो मैं इसके बारे में सबको बता दूंगी। तब रुएन कहता है इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी रूल नहीं तोड़ा है और देखना बहुत जल्द मैं उस मास्टरमाइंड को ढूंढ निकालूंगा। तब यहाँ रात को अयानो कोजी सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि इचिनोसे और साक्यानागी ने मुझ में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है, तो अगर मैं अभी कोई प्लान बनाऊंगा तो मैं धीरे धीरे करके उनसे छुटकारा पा लूंगा। पर इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम रुएन है और तब यहाँ रुएन अपने क्लासमेट्स को अपना प्लान बताता है जहाँ पर वो अपने क्लास के मेंबर से क्लास डी पर प्रेशर बना रहा होता है, पर वो फिर भी उस मास्टरमाइंड को नहीं ढूंढ पा रहा होता। तब इबुकी कहती है आखिरकार तुम ये सब कुछ कर क्यों रहे हो। तब रुएन कहता है मुझे तो इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, सच तो ये है कि मेरा दिल रेस कर रहा है। और तब यहाँ रुएन अपने साथियों को लेकर कहीं जा रहा होता है और कहता है मैंने यहाँ पर चारे को बुलाया है और सेम टाइम पर मैंने मास्टरमाइंड को भी मैसेज किया है, चलो अब देखते हैं कि यहाँ पर कोई आता है या नहीं, और अगर यहाँ पर सिर्फ चारा आया तो हम उसे पूरी तरह से तोड़ देंगे ताकि मास्टरमाइंड को यहाँ आना ही पड़े। तब इबुकी कहती है पर यहाँ पर तो बहुत सारे कैमरास हैं, आखिरकार तुम इनका क्या करोगे। और तब रुएन एक कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग में चला जाता है और वहाँ पे लगे कैमरे को बंद कर देता है और हम देखते हैं कि जिस जगह वो होते हैं वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है। तब हम देखते हैं कि वो चारा और कोई नहीं बल्कि कारुइजावा होती है और वो मेल पढ़ के सीधा रुएन के पास आ जाती है। तब कारुइजावा कहती है आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, मनाबे और उसकी सहेलियों ने जो भी कहा है वो झूठ है, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ ताकि तुम इस बात को और न फैलाओ, तुम ये ड्रामा करना बंद करो। हमें पता है कि तुम यहाँ आने से पहले बुली की जाती थी। और तब हम देखते हैं कि वो लोग उसे बांध देते हैं, अगर तुमने अभी मुझे यहाँ से नहीं जाने दिया तो मैं स्कूल को सब कुछ बता दूंगी। तब रुएन कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी सच्चाई भी बाहर आ जाएगी, तो इसीलिए मुझे बताओ कि वो कौन है जो कि तुम्हें और सुजुने को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, और अगर तुम मुझे ये बता दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा और तुम्हारे पास के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। तब कारुइजावा इस बात से मना कर देती है। तब रुएन कहता है मनाबे ने मुझे वो वीडियो दिखाई है और उसने मुझे ये भी बताया है कि मास्टरमाइंड ने उसे तुमसे दूर रहने के लिए कहा है, तो इसका मतलब तो यही है कि तुम्हें उस मास्टरमाइंड की रियलिटी के बारे में पता है, तो अगर तुम मुझे ये बता दोगी तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। पर कारुइजावा कुछ भी बताने से मना कर देती है। तब रुएन उसे उसकी सच्चाई सबको बताने की धमकी देता है, पर कारुइजावा फिर भी उसे कुछ नहीं बताती और तब रुएन इशिज़ाकी को उसके ऊपर पानी डालने को कहता है और हम देखते हैं कि कारुइजावा को ठंड लगने लग जाती है। तब रुएन सोचता है ऊपर से तो ऐसा लगता है जैसे कि ये स्कूल बहुत ज्यादा
ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल से चलता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम स्कूल में किसी को एक हद तक टॉर्चर कर सकते हैं और इसके साथ साथ कैमरास को खराब करना, दूसरी क्लास के साथ डील करना और अपने सीनियर्स को रिश्वत देना, ये सब कुछ ये स्कूल अलाउ करता है। वैसे तो स्कूल ऊपर से इन सभी चीजों से मना करता है, पर हमें बस ये पता होना चाहिए कि हम किस हद तक सब कुछ कर सकते हैं ताकि हम यहाँ पर रियल लाइफ को जी सके। और तब वो लोग कारुइजावा को और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं। तब रुएन कहता है ट्रॉमा एक ऐसी चीज है जो कि लोगों को शब्दों से ज्यादा अच्छी तरह समझ आता है, और तुम देखना मैं तुम्हें तोड़कर तुमसे सारी सच्चाई बाहर निकलवा लूंगा। और यहाँ हम देखते हैं कि आयानो कोजी के ग्रुप के मेंबर्स एक साथ मजे कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ रुएन के इतना ज्यादा बुली करने के बावजूद भी कारुइजावा कुछ नहीं कह रही होती। तब रुएन कहता है लगता है बुली के कारण तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा टॉलरेंस पावर आ गई है, तो मैं तुम्हारी स्पिरिट को तोड़कर ही रहूंगा। और तब वो उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है और कहता है अब तुम इसे कब तक सहोगी, तुम जिसके लिए उम्मीद लगाई बैठी हो वो तुम्हें बचाने कभी नहीं आएगा। उस मास्टरमाइंड ने तुम्हें छोड़ दिया है। क्या तुम्हें पता है जो क्रूज शिप पर तुम्हारे साथ जो बुलिंग की गई थी वो उसी मास्टरमाइंड का प्लान था, और उसने ये इसीलिए किया ताकि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर सके। तो अब जबकि तुम उसके किसी काम की नहीं रही हो तो वो तुम्हें बचाने बिल्कुल नहीं आएगा, तो जल्दी से उसका नाम बता दो। तब कारुइजावा सोचती है क्या रुएन सच कह रहा है, क्या वो सच में मुझे बचाने नहीं आएगा? क्या मैं इतने दिनों से वहम में जी रही थी, और अगर मैं इसे उसका नाम बता दूंगी तो क्या मैं वैसी ही हो जाऊंगी जैसे कि मैं पहले थी? और वो कहती है चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं फिर भी उसके बारे में तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। अब चाहे तो मेरे साथ जो मर्जी कर लो, आखिरकार क्यों तुम उसे बचा रही हो? उसने तो बस तुम्हारा इस्तेमाल किया है। मुझे नहीं पता कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, बस मैं उसे धोखा नहीं देना चाहती। तो अब मेरे साथ जो भी होगा वो मुझे मंजूर होगा, तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तब कारुइजावा सोचती है मुझे ये मंजूर है क्योंकि इससे उसे मदद मिलेगी। मेरी पूरी जिंदगी हमेशा बहुत बोरिंग रही है, पर आयानो कोजी के साथ मिलने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत सारी एक्साइटमेंट आई है, तो इसीलिए मुझे उसकी मदद करने का कोई गम नहीं है। मुझे पता है कि तुम बस अपने बारे में सोचते हो, पर फिर भी मेरा दिल कह रहा है कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। और तब हम यहाँ देखते हैं कि आयानो कोजी अपने ग्रुप को छोड़कर क्लास डी की टीचर से मिलने आ जाता है, और तब वो टीचर से कहता है अगर आप चाहती हैं कि क्लास डी ऊपर बढ़े तो आपको कुछ करना होगा। रुएन ने कारुइजावा को पकड़ लिया है, और अगर वो उसे तोड़ने में कामयाब रहा तो वो स्कूल छोड़ देगी और क्लास डी इस दुख से नहीं उभर पाएगी। तो क्या आप मेरी मदद करेंगी? तब क्लास डी की टीचर कहती है पर मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कोई भी टीचर स्टूडेंट्स के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता। मैं आपको कुछ करने को नहीं कह रहा हूँ, पर मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे जरूर देखना चाहेंगी कि मैं इस मैटर को कैसे सोल्व करता हूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि सुजुने का भाई भी आयानो कोजी की मदद कर रहा होता है, और आयानो कोजी ने उसके साथ एक डील की होती है जिसके हिसाब से वो इसके बाद की सिचुएशन की चीजों को संभालेगा, और अगर जरूरत पड़ेगी तो वो सबको बताएगा कि क्लास सी ने इन सब चीजों की शुरुआत की थी, और उसके बदले में आयानो कोजी सुजुने को स्टूडेंट काउंसिल में एंट्री करने में मदद करेगा। तब आयानो कोजी वहाँ से चला जाता है, और मानाबू कहता है अब मुझे समझ में आ गया है, ये इन सभी चीजों को अकेले ही खत्म कर देना चाहता है। और यहाँ हम देखते हैं कि आयानो कोजी अंदर पहुँच जाता है और कारुइजावा से लेट आने के लिए माफी मांगने लगता है। तब कारुइजावा कहती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब आयानो कोजी कहता है मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम कभी भी मुसीबत में पड़ोगी तो मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा। कारुइजावा ने मुझे मदद के लिए ईमेल सेंड की थी, जिसका मतलब है कि मैं ही मास्टरमाइंड हूँ। तभी इबुकी इस बात को मान नहीं रही होती। तब आयानो कोजी कहता है तुम्हारे कैमरे को मैंने ही खराब किया था, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाती है। तब रुएन कहता है तुम्हारे आते ही कारुइजावा की आंखों से डर चला गया, पर मुझे तुमसे इससे ज्यादा की उम्मीद थी, क्योंकि इस सिचुएशन में तुम्हारा सबसे अच्छा मूव इसे सेक्रीफाइस करना था, पर तुम तो शेर की गुफा में आ गए हो। आखिरकार तुमने क्या प्लान किया है? मेरे पास कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं बस कारुइजावा को यहाँ लेने आया हूँ। चलो फिर थोड़ा खेलते हैं, क्योंकि इस दुनिया में वॉयलेंस ही सबसे बड़ी पावर है, और इसके आगे छोटी मोटी ट्रिक्स बिल्कुल नहीं टिकेंगी। अब तुम्हारे खत्म होते ही क्लास डी भी खत्म हो जाएगी। लगता है तुम बातचीत के मूड में बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि अब तो तुम मुसीबत में फंस चुके हो। लगता है यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन है। मैं यहाँ पर मुसीबत में नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर बस तुम 4 हो और मुझे रोकने के लिए इससे ज्यादा लोग चाहिए। जिसे सुनकर रुएन हंसने लगता है। तब इज़िज़ाकी आयानो कोजी पर हमला कर देता है, और तब आयानो कोजी उसे ब्लॉक करके उसके पेट पर लात मारता है। फिर वो एल्बर्ट के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है, और तब इबुकी और कारुइजावा ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। यहाँ हम देखते हैं कि आयानो कोजी और एल्बर्ट एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं, और तब आयानो कोजी उसके पैर पर लात मारकर उसे नीचे बिठा देता है और उसके मुंह पर मुक्के
वापस आने लगता है और तब इशिज़ाकी फिर से उस पर हमला कर देता है, पर अयानो कोजी उन दोनों को ही लात मार के बेहोश कर देता है। तब रुएन कहता है, तुमने तो सच में कमाल कर दिया, अब तुम्हें समझ में आ गया कि मैं शुरू से ही वायलेंस चाहता था। अगर मैं सच में अपनी आइडेंटिटी को सेफ रखना चाहता तो मैंने मनाबे को कभी यूज ही नहीं किया होता और तुम इतने टाइम से बस मेरे ही हिसाब से काम कर रहे थे। तब रुएन हंसते हुए कहता है, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम इतने टाइम से तुम्हारे इशारों पर काम कर रहे थे और तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है इबुकी? तब इबुकी कहती है, तुम दोनों ही सच में बहुत पागल हो, और अयानो कोजी पर हमला कर देती है, पर अयानो कोजी उसके हमलों को डॉज करके उसे बेहोश कर देता है। तब रुएन भी अयानो कोजी के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है, पर अयानो कोजी उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। इसमें सच में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, तो चलो फिर इसे जारी रखे। तुम्हें समझ आ रहा है, दूसरी क्लासेस को क्रश करना और क्लास डी के मास्टरमाइंड को सामने लाना, यही मेरे लिए एक गेम है। और तब वो अयानो कोजी पर हमला करके उसे पकड़ लेता है। तब अयानो कोजी सोचता है, इसने लड़ाई की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, इसका एक यूनिक स्टाइल है जो कि रियल फाइट से पैदा हुआ है। अगर तुम सच में इतने अच्छे से लड़ सकते हो तो तुम दुनिया के सामने क्यों नहीं लड़ते हो? मेरे पास बाहर आने का कोई रीजन नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें सबके सामने जरूर लाऊंगा। तब अयानो कोजी अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ा लेता है और उसके साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है और पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम जीत सकते हो? तब रुएन हाँ कहता है। तब अयानो कोजी उसे मुक्का मार के कहता है, मुझे माफ करना, पर मुझे दिख तो नहीं रहा कि मैं हार रहा हूँ। चाहे तुम आज जीत जाओ, पर मैं तुम पर कभी भी हमला करना नहीं छोड़ूंगा। लगता है तुम हारने से बिल्कुल नहीं डरते हो। आखिरकार मुझे डर लगेगा भी क्यों? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी डर नहीं फील किया। डर और खुशी एक ही कॉइन की दो साइड्स है और ये दुनिया सिर्फ वायलेंस पर चलती है। किसी की पावर उसकी वायलेंस के जरिए पता की जा सकती है, पर सिर्फ एक ही ताकत है जो इसे भी हरा सकती है, और वो चीज मौत है। डर बस कमजोरों की निशानी है, और जब तुम किसी को बहुत ज्यादा दर्द देते हो तब वो धीरे धीरे डर में बदल जाता है। चलो फिर तुम्हारी इस थ्योरी को टेस्ट किया जाए। और तब रुएन अयानो कोजी को मारने लगता है और अयानो कोजी उसके हमलों को रोक रहा होता है। तब रुएन कहता है, क्या तुम्हें अब डर फील हो रहा है? तब अयानो कोजी कहता है, मुझे माफ कर देना, पर मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा, और रुएन को मार के नीचे फेंक देता है। तुम सच में बहुत कमाल के हो, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी पावर होने के बावजूद भी तुम क्लास डी में कर क्या रहे हो? मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। और तब रुएन उस पर हमला कर देता है। तब अयानो कोजी उसे मुक्का मार के नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर बैठकर उसे लगातार मुक्के मारने लगता है। तुमने पहले कहा था ना कि तुम्हें आज तक डर नहीं लगा। तुमने सही कहा, और अगर तुम मुझे डर दिलाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे बहुत ज्यादा मारना होगा। तब अयानो कोजी उसे मारना शुरू कर देता है। चाहे तुम जो मर्जी कर लो, पर देखना मैं तुम पर फिर से हमला करूंगा और आखिरी में जीत मेरी ही होगी। तो मुझे बताओ, आखिरकार तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्या तुम खुश हो, गुस्सा हो या फिर इरिटेटेड हो? तो चलो अपने इमोशंस दिखाओ। पर तब वो देखता है कि अयानो कोजी के फेस पर कोई इमोशंस नहीं होते। तब अयानो कोजी कहता है, आखिरकार तुम किस चीज की बात कर रहे हो? ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए मेरे दिल में कोई इमोशंस नहीं है, और उसे बहुत बुरी तरह मारने लगता है। पर रुएन को इस चीज को देखकर डर लगने लग जाता है। तुम्हें भी अब एहसास हो चुका है कि तुम्हें भी डर लग सकता है। तब कारुइजावा अयानो कोजी के गले लगकर रोने लगती है। तब अयानो कोजी कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, पर तुम एक बात याद रखो कि तुम अब अपने पास्ट से आजाद हो, और अगर कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा। और यहाँ हम देखते हैं कि लड़ाई के कुछ दिनों बाद इबुकी रुएन से मिलने आती है, पर रुएन अपने कमरे में नहीं होता है, और तब वो उसे बाहर टहलते हुए ढूंढ लेती है। और यहाँ हम देखते हैं रुएन अपने सारे पॉइंट्स इबुकी को दे देता है और खुद सभी चीजों की जिम्मेदारी लेकर स्कूल से निकलने वाला होता है। और तब इबुकी रुएन को रोकने की कोशिश कर रही होती है, पर रुएन उसकी कोई बात नहीं सुनता। तब वो उसे एक लात मारती है और उसे उसके सारे पॉइंट्स देकर वापस चली जाती है। तब कारुइजावा सोच रही होती है, उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया और ये सब कुछ अयानो कोजी की वजह से हुआ है। वो एक ऐसा आदमी है जो कि बहुत कम बोलता है और उसकी प्रेजेंस से तो इतना फर्क भी नहीं पड़ता है, पर असलियत में वो बहुत ज्यादा अलग है। वो लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, पर फिर भी उसने मुझे बचाया है, और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या मैं सच में उसके लिए फील करने लगी हूँ। आखिरकार अब मैं इस फीलिंग का क्या करूँ? और तब यहाँ अगले दिन साटो कारुइजावा से अयानो कोजी के साथ डेट पर जाने के लिए टिप लेने आई होती है और उसे अपने प्लान्स दिखाती है, जहाँ उसने सबसे लास्ट में लेजेंडरी ट्री के नीचे अयानो कोजी को प्रपोज करने के बारे में लिखा होता है। तब कारुइजावा सोचती है, आखिरकार क्यों मुझे इसमें इसकी मदद करनी पड़ रही है? आखिरकार अयानो कोजी इसके साथ डेट पर क्यों जा रहा है? और तब कारुइजावा साटो की मदद करने के लिए मान जाती है। तब साटो कारुइजावा को क्रिसमस वाले दिन डबल डेट करने का आइडिया देती है। तब यहाँ रात को कारुइजावा कह रही होती है, तुमने तो कहा था कि तुम क्लास डी को ऊपर ले जाने के सारे प्लान्स को बंद कर रहे हो, तो आखिरकार तुम
साटो को डेट पर क्यों लेकर जा रहे हो? क्या इसके अंदर तुम्हारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है? तभी हम देखते हैं कि आयानो कोजी कारुइजावा को फोन करके साटो के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। तब वो सोचती है, लगता है ये अपनी डेट से पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है। तो क्या इसका मतलब इसे साटो सच में पसंद है और शायद ये उसे भी अपनी कठपुतली बनाना चाहता है। पर आखिरकार अगर इसके पास मैं हूँ तो इसे किसी और की क्या जरूरत है? और तब हम देखते हैं कि अगले दिन आयानो कोजी सुजुने से मिलने चला जाता है और उसे स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए कहता है। तब सुजुने कहती है, आखिरकार तुम अब क्या सोच रहे हो? ये मेरा आइडिया नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई चाहता है कि तुम स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करो। और अगर तुम जानना चाहती हो कि मैं सच कह रहा हूँ या नहीं तो चलो मेरे फोन से उसे फोन करो। तब सुजुने फोन पे अपने भाई से इस बात को कंफर्म कर लेती है और कहती है, उसने कहा है कि मुझे स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने से बहुत ज्यादा फायदा होगा, पर मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे इससे क्या फायदा होगा और अभी के लिए फिलहाल मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोच रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा और टाइम देता हूँ सोचने का। और यहाँ कुशिता उन्हें देखकर खुश भी होती है और ना खुश भी। और तब यहाँ क्रिसमस की शाम को आयानो कोजी रुएन को मिलने के लिए बुलाता है। तब रुएन कहता है, मैंने जो किया है मैं उसके लिए अपने ऊपर ब्लेम लेने ही वाला था और स्कूल से निकलने वाला था, पर क्लास डी ने वो इल्जाम खुद पर ले लिया, तो इसका मतलब मुझे यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये तुमने किया है। मुझे लगा नहीं था कि कैमरा को सिर्फ पेंट करने के जुर्म में तुम यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करोगे। मुझे तो लगा था कि जो तुमने कारुइजावा के साथ किया है तुम उसके लिए बाहर जाने वाले हो। अगर मैं वो करता तो उसमें मेरे साथ साथ मेरे साथी भी फंस जाते, तो इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तुमने शायद सही कहा, पर मैं उस लड़ाई के बाद बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया हूँ। अगर तुम वहाँ अकेले होते तो तुम मेरे साथ और भी ज्यादा देर लड़ते, पर तुम्हें पता था कि तुम हारने वाले हो तो तुमने वो नाटक किया। दूसरों को नीचा दिखाना मेरा काम है, पर अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। तो बताओ तुमने मेरे बारे में क्या प्लान सोचा है? क्या तुम मुझे दूसरी क्लासेस के पीछे भेजने वाले हो? क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यही करता। और वैसे भी मुझे यहाँ रोकने का कोई और रीजन मुझे नजर नहीं आ रहा है। आखिरकार मैं ये क्यों करूँगा? क्योंकि तुम क्लास डी को ऊपर पहुँचाना चाहते हो। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, पर मैं उनके रास्ते में नहीं आऊंगा जो कि ऐसा करना चाहते हैं। पर उससे पहले क्लास डी के पास एक और प्रॉब्लम है जिसका उन्हें सामना करना है। तो तुम कुशिदा की बात कर रहे हो ना? पर मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, तुम कैंसर का इलाज थोड़े टाइम के लिए कर सकते हो, पर अगर तुम्हें उससे पूरी तरह से राहत चाहिए तो तुम्हें उस कैंसर वाले हिस्से को जड़ से निकालना होगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो कैंसर बाकी ऑर्गन्स में भी फैलता जाएगा। मैंने पहले ही इसके बारे में सोच लिया है। थर्ड टर्म में क्लास डी क्लास सी में कन्वर्ट हो जाएगी, पर वो बहुत जल्दी वापस नीचे आ जाएगी क्योंकि मैं कुशिदा को एक्सपेल करवाने वाला हूँ। तुम्हें पता है तुम सच में बहुत खतरनाक हो। और तब यहाँ अगले दिन साटो, आयानो कोजी, कारुइजावा और हिराटा आपस में मिलते हैं। तब साटो और कारुइजावा ऐसे एक्ट कर रही होती है जैसे कि उन्होंने डबल डेट का प्लान ही ना बनाया हो। और तब वो इस सिचुएशन को आयानो कोजी के सामने डबल डेट में बदल देती है और सभी लोग इकट्ठे एंजॉय करने चले जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि साटो ने रेस्टोरेंट में 4 लोगों के लिए रिजर्वेशन करवाई होती है। तब आयानो कोजी कहता है, लगता है साटो को पहले से ही पता था कि हम 4 लोग यहाँ पर आने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है, वो तो साटो ने थोड़े टाइम पहले फोन करके रिजर्वेशन चेंज करवाई है। तुम तो बहुत बड़ी झूठी हो। देखो आखिरकार ये कह भी कौन रहा है। और तब यहाँ शाम को वो सभी लोग अलग अलग होकर अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं और साटो आयानो कोजी को अपने साथ कहीं चलने को कहती है। तब आयानो कोजी साटो को आज के दिन के लिए थैंक यू कहता है। तब साटो कहती है, सच सच बताना आयानो कोजी, क्या तुमने सच में एंजॉय किया है? क्योंकि मैंने तुम्हें पूरा दिन हंसते हुए नहीं देखा है। ऐसा कुछ नहीं है, सच्चाई तो ये है कि मैं आज तक कभी हंसा ही नहीं हूँ। और सोचता है ऐसी बात नहीं है कि मैं हंस नहीं सकता हूँ, पर तुम मेरी हंसी के काबिल ही नहीं हो। तब साटो आयानो कोजी को प्रपोज कर देती है। तब आयानो कोजी मना कर देता है। तब साटो कहती है, क्या तुम इसका रीजन बता सकते हो? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मुझे आज तक कभी किसी के लिए कोई फीलिंग महसूस नहीं हुई और मुझे लगता है कि मैं अभी प्यार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तब साटो रोते हुए वहाँ से चली जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि कारुइजावा छुप के उनकी बातें सुन रही होती है। तब आयानो कोजी उसे बाहर बुला लेता है। तब कारुइजावा कहती है, आखिरकार तुमने उसे मना क्यों किया? अगर तुम मेरे पास हो तो मुझे उसकी जरूरत ही क्या है? क्या तुम सच में लोगों को एक टूल की तरह देखते हो? और क्या सच में तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? तब आयानो कोजी हाँ कहता है। तब कारुइजावा आयानो कोजी को एक गिफ्ट देती है और आयानो कोजी भी उसे कोल्ड की दवाई देता है और कहता है, उस दिन तुम पानी से पूरी भीगी हुई थी जिस वजह से मुझे लगा कि तुम बीमार पड़ जाओगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब कारुइजावा सोचती है, इसका कुछ नहीं हो सकता, पर शुक्र है कम से कम मुझे ये तो पता चला कि ये मेरे बारे में चिंता करता है। और तब वो दोनों वापस जाने लगते हैं। तब आयानो कोजी सोचता है, अब इसके बाद ये मुझ पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएगी। मैंने उस टाइम इसे सब कुछ खत्म करने के लिए कहा था
ताकि इसके अंदर कुछ रिग्रेट्स पैदा हों और तब तक इसे बचाने का वेट किया जब तक ये बस टूटने ही वाली थी और सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग गया। और अब जब मैंने इसे बचा लिया है तो अब ये मुझ पर पूरा भरोसा कर रही है। कारुइजावा ने मुझे धोखा ना देकर अपनी लॉयल्टी भी प्रूव कर दी है, पर फिर भी लगता है कि मैं अभी भी उसी व्हाइट रूम में हूँ। क्या मैं कभी लोगों को अपनी कठपुतली के अलावा कुछ समझ पाऊंगा? जो रिलेशंस मैंने अभी तक बनाए हैं क्या वो कभी मुझे चेंज भी कर पाएंगे? और तब वो दोनों अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं और तब यहाँ साक्या नागी अयानो कोजी से मिलने आती है और कहती है मैं कब से तुमसे मिलना चाहती थी, आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? तुम उस व्हाइट रूम के अल्टीमेट पीस हो जो कि तुम्हारे फादर ने बनाया है, पर मेरे हिसाब से तुम एक फॉल्स जीनियस हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें अब दफना दूंगी। क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत भी है कि तुम मुझे दफना सको? और इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 2 खत्म होता है। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप इसका सीजन 3 देखना चाहते हो तो नीचे फुल पावर के साथ सीजन 3 कमेंट करें। तब तक के लिए अलविदा।